हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नील जब मयूरी से बात कर रहा था तभी आहान भी वहां आ गया। आहान को देखकर मयूरी उसके पास जाने लगी, पर पत्थर पर पैर रखने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो आहान की बाहों में जा गिरी। ये देख नील हैरान रह गया। जैसे ही मयूरी आहान पर गिरी, आहान ने अनजाने में उसकी कमर पकड़ ली। मयूरी के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और वो बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि मयूरी ऑफिस में हर काम प्रोफेशनली करती थी, पर वो जब भी आहान के साथ होती थी हर वक्त गिरती पड़ती ही रहती थी। वहीं नील को देखकर आहान ने भी ना जाने क्यों पर मयूरी को पकड़कर अपने और करीब कर लिया था। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया था। तभी आहान ने देखा कि उसे और मयूरी को इतने करीब देख नील के हैरानी भरे एक्सप्रेशन अब डिसअपॉइंटमेंट में बदल चुके थे। इस वक्त आहान का ध्यान सिर्फ नील की तरफ ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि मयूरी और वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। मयूरी उसके सीने से चिपकी हुई थी और उसका हाथ उसकी कमर पर था। दूर से देखने पर वो दोनों एक लव कपल की तरह एक दूसरे को हक करते हुए नजर आ रहे थे। नील का पूरा ध्यान इस वक्त उन दोनों पर ही था। उसने उनके पास आते हुए कहा, मिस्टर हान, आप लोग। पर जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, किसी ने पीछे से कहा, मिस्टर हान। नियति जो अभी अभी अपनी कार से बाहर आई थी वो उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसने आहान की मस्कुलर बॉडी देखकर उसे पीछे से ही पहचान लिया था। वो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर तभी उसकी नज़र उसकी बाहों में गिरी मयूरी पर गई। मयूरी को ऐसे देखकर उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम ख़राब हो गए। तभी मयूरी ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, नियति मैम, आप वापस आ गईं। मयूरी को जैसे ही होश आया वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर आहान ने अभी भी उसकी कमर को पकड़ रखा था, इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसने आहान के हाथों पर थपकी देते हुए धीरे से कहा, मुझे छोड़िए मिस्टर आयजादा। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसने अपनी और आहान के बारे में मिस्टर नील को ही बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन किया था और अब उसे नियति को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी आहान ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखा और अपनी बाहें चढ़ाते हुए धीरे से उसे कहने लगा, तुम खुद मेरी बाहों में आकर गिरी थी और अब मुझे ही ब्लेम कर रही हो। उसकी बात सुन मयूरी ने जल्दी से कहा, जी मेरी ही गलती थी, आई एम सॉरी। वो अपने मन में सोच रही थी कि उसे उसको थैंक यू कहना चाहिए, पर अभी इन सब के लिए ये सही टाइम नहीं था, क्योंकि अब लोग उन्हें ही घूर रहे थे। अगर आहान उसे उसी तरह पकड़े रहता तो सभी लोगों को उन दोनों के बारे में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर ही हो जाती। आहान ने उससे पूछा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? आर यू ओके? आहान को इस बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। अपनी बात कह देने के बाद उसने उसे धीरे से छोड़ा और उसे देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। जब मयूरी ने उससे कहा कि वो ठीक है तो उसने नियति की तरफ देख कर कहा, तुम जल्दी आ गई? नियति मुस्कुराकर बोली, मिस्टर हान, मैंने मिस्टर केविन को यहाँ आने के लिए कन्विंस कर लिया। केविन इटली का एक टॉप ज्वेलरी डिज़ाइनर था। उसकी एक छोटी सी टीम भी थी। शनाया ज्वेलर्स हमेशा से उसके साथ काम करना चाहते थे, पर वो आज तक केविन को उसके लिए कन्विंस नहीं कर पाए थे। पर नियति ने फाइनली इस बार उसे कन्विंस कर लिया था। वो आज बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। वो सच में आउटस्टैंडिंग थी। कोई भी उसके काम में कमी नहीं निकाल सकता था। उसकी बात सुन आहान ने उसे कहा, नॉट बैड। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा, पर तभी नियति ने उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर हान, मैं इस न्यूज़ को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि जल्द से जल्द आपके साथ इसे शेयर करना चाहती थी। इसी जल्दबाजी में मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब इतनी बड़ी न्यूज़ की खुशी में हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आहान से ये कहने के बाद नियति ने तुरंत मयूरी की तरफ देखा। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। वो अपने मन में सोच रही थी, यहाँ मैंने शनाया ज्वेलर्स के लिए इतनी मेहनत की है और ये मयूरी आहान को अपनी खूबसूरती से पाना चाहती है। खुद को आहान पर गिराने के अलावा और ये कर भी क्या सकती है? एक नर्स होकर ये मुझसे अपना कंपैरिजन करने का सोच भी कैसे सकती है? यही सब सोचते हुए वो आहान के हाँ कहने का इंतज़ार कर रही थी, पर जब 10 सेकंड वेट करने के बाद भी उसे आहान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो परेशान होने लगी। उसके मन में अब यही बात घूम रही थी कि अगर उसे मयूरी के सामने रिजेक्ट कर दिया तो उसका सबके सामने मजाक बन जाएगा। उसने तुरंत अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए अपना सिर पकड़ लिया और नाटक करते हुए बोली, आह, कुछ ना खाने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। नील उनके बीच एक आउटसाइडर था। आहान ने अगर उसके सामने नियति जैसी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को मना कर दिया होता
तो वो बहुत गलत लगता, इसलिए उसने कहा ओके। आहान के मुंह से हाँ सुनकर नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आहान से पूछने वाली थी कि वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ जा रहे हैं, पर तभी उसने नोटिस किया कि उसकी नज़रें अभी भी बस मयूरी की तरफ हैं। और तभी उसने मयूरी से कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। जैसे ही नियति ने यह बात सुनी, उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। उसे मन ही मन बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर क्यों वो उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, जबकि एक नर्स होने के बावजूद मयूरी ये काम बहुत ईजिली कर रही थी। वहीं आहान की बात सुन मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, क्या मैं? इससे पहले कि वो आहान को कुछ आगे कह पाती, इन सब के बीच इग्नोर्ड फील करता हुआ नील आगे आकर कहने लगा, मिस्टर आहान, मिस मयूरी और मैं भी अभी ब्रेकफास्ट के लिए ही जाने वाले थे। उसकी बात सुन नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आहान से बोली, मिस्टर आहान, मयूरी ऑलरेडी मिस्टर नील के साथ जाने वाली हैं। आपको उसे हमारे साथ आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। आई थिंक मयूरी और मिस्टर नील की आपस में काफ़ी बन रही है। सुनने में नियति के वर्ड्स काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे, पर उनमें एक अलग ही मतलब छिपा हुआ था। वो ये जताने की कोशिश कर रही थी कि मयूरी के और नील के बीच कुछ चल रहा है। नील का आहान से कोई कंपैरिजन नहीं था, पर वो दबे डायमंड्स के सीईओ का बेटा था। वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आता था। उसका बिहेवियर भी सबके साथ काफ़ी अच्छा था, और उसमें ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी जो नॉर्मली रिच फैमिलीज़ के लड़के लड़कियों में होती है। हालांकि नियति मयूरी को नील के साथ देखकर भी खुश नहीं थी, पर वो आहान के साथ तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वही नियति की बात सुनकर आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने नील की तरफ देखने के बाद मयूरी के छोटे से चेहरे की तरफ देखा और कहा, गुड टाइमिंग, तो चलो सब साथ ही चलते हैं। ये सुन नियति का दिल ही टूट गया। वो बस अब यही होप कर सकती थी कि नील उसके लिए मना कर दे। वो उसका ओपिनियन जानना चाहती थी, पर आहान तब तक रेस्टोरेंट जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ गया था, इसलिए बाकी सबको भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। आज भी वो लोग उसी रेस्टोरेंट में गए थे, पर इस बार वो लोग नॉर्मल जगह ना बैठकर प्राइवेट रूम में आए थे, क्योंकि मयूरी ने पिछली बार ऐसा करने की इच्छा जताई थी, जो आहान को अच्छे से याद था। मयूरी प्राइवेट रूम में आने के बाद उस रूम को अच्छे से देखने लगी। उसे इस तरह उस रूम को नोटिस करते देखकर आहान ने उसे कहा, तुमने यहाँ क्या नोटिस किया? आहान की नज़रें हर वक्त मयूरी पर ही रहती थी। जब उसने उसे वॉल पर लगी एक ऑयल पेंटिंग को ध्यान से देखते देखा, तो वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसके बारे में पूछने लगा। पर उससे पहले कि मयूरी उसे कोई जवाब दे पाती, नियति बीच में बोली, मिस्टर आहान, ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग है। हालांकि ये बस एक कॉपी है, पर जो लोग ऑयल पेंटिंग्स के बारे में नहीं जानते, उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी। ये सब पूछकर आप मयूरी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। मयूरी को नीचा दिखाकर नियति मन ही मन खुश हो रही थी। वो अपने मन में कह रही थी, ये मयूरी सिर्फ एक नर्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जॉब इसे आहान की वजह से मिली है। इस तरह की इंसान को भला आर्ट के बारे में क्या ही नॉलेज होगी, बल्कि उसने तो ऐसी पेंटिंग अपनी लाइफ में कभी देखी तक नहीं होगी। पता नहीं आहान का अटेंशन पाने के लिए और क्या क्या करेगी। नियति आज मौके का फ़ायदा उठाकर मयूरी को उसकी जगह दिखाना चाहती थी। तभी नील ने उसकी बात सुनकर कहा, मिस नियति, लगता है आप ऑयल पेंटिंग्स के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। उसकी बात सुन नियति के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर खुद को हम्बल दिखाते हुए उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा बहुत ही इस बारे में जानती हूँ। इस वक्त आहान उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देख नियति उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने का वेट करने लगी। वो अपने मन में सोच रही थी कि सब लोग उसके जैसी टैलेंटेड लड़की को लाइक करते हैं, ना कि मयूरी जैसी नर्स को, और आहान के साथ खड़े होना भी सिर्फ वही डिज़र्व करती है। वहीं मयूरी का ध्यान अभी भी बस उस ऑयल पेंटिंग पर ही था। उसने नियति को इस बारे में कोई जवाब दिए बगैर डायरेक्टली आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, नहीं, ये कोई कॉपी नहीं है, बल्कि एक ऑथेंटिक पेंटिंग है ये। मयूरी का यह जवाब नियति के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत बोली, व्हाट, क्या कहा अभी आपने? इतना कहकर वो फिर से उस पेंटिंग को देखने लगी, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो तो बस एक रेस्टोरेंट का प्राइवेट रूम था, तो ऐसा मास्टरपीस वहाँ डेकोरेशन के लिए क्यों लगाया जाएगा? यही सोचकर उसने पहले ये कहा था कि ये पेंटिंग एक कॉपी है, और अभी भी मयूरी के स्टेटस को देखकर उसे यही लग रहा था कि उसे इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है। वो ये सब बस ऐसे ही कह रही है। उसने मयूरी का मजाक बनाते हुए कहा, मयूरी, इट्स ओके, अगर तुम्हें किसी पेंटिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, पर तुम्हें कॉपी को ऑथेंटिक पेंटिंग कहकर उसका मजाक नहीं बना सकती। उसने उससे पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये एक ऑथेंटिक पेंटिंग है? उसकी बात सुन वहाँ मौजूद सब लोग उसकी ओर देखने लगे। आहान की आंखें भी गहरी हो गई थी।
कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, पर उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी उस पेंटिंग को चेक करने की कोशिश कर रहा था। वो भी इसी बात का वेट कर रहा था कि मयूरी का जवाब क्या होगा। तभी मयूरी ने बहुत ही नॉर्मल शब्दों में जवाब देते हुए कहा, जो पेंटिंग कॉपी की हुई होती हैं उसमें ओरिजिनल आर्ट वर्क की सिर्फ ड्राइंग ही कॉपी होती है। कॉपी करने वाले लोग ओरिजिनल आर्टिस्ट के डिफरेंट स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते। ये पेंटिंग मास्टर ओलिवर की है, जो अपने आर्ट वर्क में कहीं कहीं अपना नाम छुपा देते हैं। इसलिए मैं इस पेंटिंग को इतनी देर से देख रही थी ताकि मैं इसमें छिपे उन नामों को ढूंढ सकूं। फिर उसने एकदम आगे बढ़ाया और पेंटिंग में एक निशान की तरफ उंगली करते हुए बोली, यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। बस इसी को लेकर मैंने बताया कि पेंटिंग रियल है। सब कुछ एक्सप्लेन कर देने के बाद उसने आहान की तरफ देखा। स्टार्टिंग में मयूरी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि एक रेस्टोरेंट अपने किसी प्राइवेट रूम में इतनी महंगी पेंटिंग क्यों लगाएगा, पर बाद में उसे इस पेंटिंग के यहाँ लगे रहने का रीज़न समझ में आया। उसे लगा कि ये प्राइवेट रूम आहान का पर्सनल प्राइवेट रूम था, तो शायद ये पेंटिंग भी आहान ने खुद ही लगवाई होगी। मयूरी की बात सुनकर जब नियति ने उस पेंटिंग में नाम छिपा हुआ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर यह कैसे हो सकता है? वो तो मयूरी का मजाक बनाने के लिए ये सब कुछ कह रही थी, पर अब उसका खुद का मजाक बन चुका था। तभी उसने आहान की तरफ देख इस बात को कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, ये पेंटिंग कॉपी है ना? क्या कहेगा आहान इस पेंटिंग के बारे में? नियति के मन में यही बात चल रही थी कि ज़रूर उसने पेंटिंग में आर्टिस्ट का नाम छिपे होने वाली बात अपने मन से बनाई है ताकि वह दूसरों के सामने खुद को एक्सपर्ट बता सके। और वैसे भी मयूरी तो एक नर्स है, तो उसे इन सब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उसे खुद इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो नर्स उससे इतनी ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती थी। आहान से इस बारे में पूछने के बाद वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और अपने मन में ये उम्मीद करने लगी कि वो मयूरी की बात को गलत कह देगा। आहान अब तक मयूरी के पीछे ही खड़ा था और जब उसने उसका जवाब सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो मयूरी को गौर से देखने लगा। जब मयूरी उस पेंटिंग के बारे में बता रही थी तब वो उसके हर एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके दिमाग को अपनी नज़रों से पढ़ना चाह रहा हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ये पेंटिंग मैंने ही यहाँ लगवाई थी। उसकी बात सुन नियति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने मन में सोचने लगी, अगर ये पेंटिंग आहान ने लगवाई है तो इसके नकली होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब मयूरी सही कह रही थी। आहान की बात सुनकर वो एकदम चुप हो गई थी। अब उसके पास कहने को बचा ही क्या था। उसने तुरंत टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, चलो ब्रेकफास्ट करते लेते हैं। तभी नील, जो अब तक एकदम शांत खड़ा था, वो धीरे से चल कर आगे आया और वॉल पर लगी पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। उसने कहा, मुझे तो इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैं इस पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ कह सकता हूँ, पर मैं ये जानकर बहुत शॉक्ड हूँ कि मिस नियति इसे नहीं पहचान पाई। और मिस मयूरी, आप तो कमाल की टैलेंटेड लड़की हैं। इस पेंटिंग को एक बार देखते ही आपने बता दिया कि ये पेंटिंग रियल है। नील की तारीफ से वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। नियति बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। आखिर उसने इतना कॉन्फिडेंट होकर उसके कॉपी होने वाली बात जो कही थी, उसे आज जाकर इस बात का मतलब समझ आ रहा था कि खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। वहीं आहान का पूरा ध्यान तो बस मयूरी पर ही था। उसने नियति की तरफ अब तक एक बार भी नहीं देखा था। उसके बाद वो चारों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए, पर नियति में अब अपनी तरफ से किसी भी बात को शुरू करने की हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी अब तक बहुत इंसल्ट हो चुकी थी। वहीं नील तो बस मयूरी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसने कहा, मिस मयूरी, यहाँ कुछ बहुत ही बढ़िया डिशेज़ हैं, क्या मैं आपको कुछ रिकमेंड करूँ? उसने मयूरी के जवाब देने तक का इंतज़ार नहीं किया और आगे बोलने लगा, यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करेंगी? या लास्ट टाइम वाला पास्ता, वो आपको बहुत पसंद आया था ना? वैसे आप चाहे तो यहाँ के पैन केक भी ट्राई कर सकती हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। उसकी बातें सुन ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मयूरी के अलावा और कोई नहीं बैठा था। ये सब देखकर नियति को मन ही मन मयूरी से जलन होने लगी, पर वो अपने एक्सप्रेशंस को छिपाते हुए आहान की तरफ देख ज़बरदस्ती स्माइल कर रही थी। उसकी नज़रें आहान पर टिकी थी और आहान की नज़रें मयूरी पर। वहीं इन सब से अलग मयूरी की नज़रें बस मेनू बुक पर ही टिकी हुई थी। आहान अपने मन में सोच रहा था, ये लड़की बाकी लड़कियों से कितनी अलग है। जो कहना होता है मुंह पर कहती है, पर कुछ तो है जो किसी को नहीं पता। ये ज़रूर अपने बारे में बहुत कुछ छुपा रही है और इसे पेंटिंग्स के बारे में भी कितनी नॉलेज है। सच में ये लड़की ना जाने अपने अंदर कितने ही टैलेंट छिपा कर बैठी है। मयूरी ने मास्टर ओलिवर की पेंटिंग करने की स्टाइल को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दिया था। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं
जिन्हें इस पेंटिंग और उसकी आर्ट स्टाइल के बारे में इतनी नॉलेज हो। अहान अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी नियति ने उसकी ओर देखकर कहा, मिस्टर हान, मिस्टर हान। अहान मयूरी को देखते हुए उसी के बारे में सोच रहा था, पर नियति की आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो गया था। इससे गुस्सा होकर उसने थोड़ा रूडली कहा, क्या यहाँ कोई सर्विस स्टाफ नहीं है जो तुम मुझे आवाज़ दे रही हो? उसकी बात सुन नियति के साथ मयूरी भी हैरान हो गई। मयूरी ने अहान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वह उसे और नील को एक दूसरे से कंपेयर करने लगी। अहान को जहाँ इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, वहीं नील हमेशा स्माइल करता रहता था। उसके बाद मयूरी नियति की तरफ देखने लगी, पर उसने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। तभी मयूरी ने मेनू बुक को नील की तरफ खिसका दिया। ये देखकर अहान को और भी तेज गुस्सा आने लगा। उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस गईं। पूरे वक्त में अहान ने किसी से भी एक शब्द तक नहीं कहा। सबका खाना हो जाने के बाद जब सर्विस स्टाफ वहाँ बिल लेकर आया, तो उसने अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। ये देखकर नील तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ और बिल की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे कहने लगा, मिस्टर हान, लास्ट टाइम यू ओनली पेड, लेट मी डू इट दिस टाइम। ये दूसरी बार था जब नील मयूरी को खाने पर बाहर लाया था, और अगर इस बार भी अहान ही बिल पे कर देता तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता। अहान के जवाब का वेट किए बिना ही उसने कार्ड निकाल कर सर्विस स्टाफ को देते हुए कहा, आप इसे सारा पेमेंट कर लीजिए। उसे कार्ड लेने से पहले उस स्टाफ ने अहान की तरफ देखा। अहान धीरे से अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने पहले नील की तरफ देखा, उसके बाद मयूरी की तरफ। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने अपने सूट को ठीक करते हुए कहा, कोई भी मेरे लिए बिल पे करे, ये मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर वो उस प्राइवेट रूम से बाहर चला गया। अहान की बात सुन नील को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने फिर आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मयूरी भी ऑफिस वापस आ गई थी। वहीं नील वापस अपने घर पर चला गया था। मयूरी ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाकर अपना काम स्टार्ट ही किया था कि तभी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहने लगी, मिस मयूरी, नियति मैम आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। उसकी बात सुन मयूरी ने सोचा, जस्ट अभी तो हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया था और अभी वो मुझसे फिर से मिलना चाहती हैं। ये सोच वो थोड़ा टेंस्ड हो गई, पर तभी उसने सोचा कि वो अभी अभी अपने टूर से वापस आई हैं, तो शायद प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहती होंगी। यही सब सोचकर वो नियति के कैबिन की तरफ चल दी। वो दरवाज़ा नॉक कर अंदर आई और बोली, नियति मैम, आप मुझसे मिलना चाहती थी, कुछ काम था? इस वक्त नियति के साथ वहाँ कोई और भी था। मयूरी उसे अब तक मिली नहीं थी। मयूरी की आवाज़ सुन नियति ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए उससे कहा, मयूरी, मीट मिस अर्चना दलाल, मेरी ट्रांसलेटर, यही मेरे साथ इटली गई थी। दरअसल नियति पहले दुबई गई थी, पर जब उसे पता चला केविन वापस इटली चला गया है, तो वह उसे कन्विंस करने उसके पीछे पीछे इटली चली गई। मयूरी को अर्चना से मिलवाकर नियति ने आगे कहा, अब क्योंकि सबको लगता है कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, तो मैं मिस्टर केविन के ऑन साइट इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना चाहूँगी। उसकी बात सुन मयूरी ने एक कदम पीछे ले लिया। वो थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मुझे? पर मेरे पास अभी दवे डायमंड्स का प्रोजेक्ट भी है। ये सुन नियति उसके पास आकर बोली, तुम उस प्रोजेक्ट को शशि को दे दो। बीच बीच में मैं भी उस प्रोजेक्ट को संभालती रहूँगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड डोंट वरी, मैं मिस्टर नील को भी इस बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक मिस्टर नील को भी इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये बोल नियति ने कैबिन के प्रोजेक्ट की फाइल मयूरी की तरफ बढ़ाई और स्माइल करते हुए बोली, मयूरी, मिस्टर केविन के साथ ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगी और इस कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाओगी। मयूरी ने उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ एक बार देखा। उसके पास नियति की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब वो नियति के कैबिन से बाहर आई, तो विधि उसका बाहर खड़े रहकर वेट कर रही थी। विधि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक इंटर्न थी। मयूरी को बाहर आते देखकर वो जल्दी से इसके पास आई और बोली, मयूरी मैम, मैंने सुना है कि दवे डायमंड्स वाला प्रोजेक्ट किसी और को दिया जाने वाला है, क्या ये सच है? जब उसकी बात सुनने के बाद भी मयूरी ने कुछ देर तक उसे कुछ नहीं कहा, तो वो फिर से बोली, ये लोग भी हद करते हैं। जब ये लोग सुहाना को पब्लिसिटी इवेंट में इनवाइट नहीं कर सके, तब इन्होंने इस प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और स्मूथली चल रहा है, तो नियति मैम चाहती हैं कि ये किसी और को दे दिया जाए। मतलब आपकी सारी मेहनत का फल कोई और खाए। उसके ये बोलते ही पीछे से आवाज़ आई, विधि। मयूरी ने उसके पीछे देखा तो शशि वहाँ खड़ा था। उसे देखकर उसने विधि को चुप करना चाहा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी।
शशि के हाथ में कॉफ़ी का कप था। उसने अब तक विधि की सारी बातें सुन ली थी, पर उसने उस पर गुस्सा होने की जगह स्माइल करते हुए कहा, तुम अभी बस एक इंटर्न हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मैनेजर के बारे में पीछे से ये सब नहीं कहना चाहिए? आई थिंक जब से जिया यहाँ से गई हैं, तब से यहाँ की टीम बहुत सभी रूल भूल गई है। वहीं अचानक से अपने सामने शशि को देखकर विधि एकदम चुप हो गई। विधि को सुना देने के बाद शशि मयूरी की तरफ देखने लगी। उसने मयूरी से कहा, एंड मिस मयूरी, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे डायरेक्टली इस बारे में बता सकती हैं। मैं खुद भी दवे डायमंड्स का प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं करना चाहती थी, पर यह प्रोजेक्ट लेने के लिए मुझे नियति मैम ने खुद कहा था। हालांकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे इस बात से ज़्यादा ये टेंशन होती कि कल मिस्टर केविन यहाँ कंपनी टूर पर आने वाले हैं और मैं कैसे ये सब मैनेज करूँगी। इस वक्त शशि के चेहरे पर एक नकली स्माइल थी। वो मयूरी के आसपास घूमते हुए उसे ऊपर से नीचे देख रही थी। वैसे मैंने सुना है मिस्टर केविन उन लड़कियों से सख्त नफरत करते हैं जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है। मुझे डर है कि वो तुम्हें देखते ही नाराज़ ना हो जाएं और यहाँ से वापस ना चले जाएं। उसकी ये बात सुन मयूरी थोड़ा गुस्सा हो गई, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही विधि बीच में बोली, शशि मैम, आपके कहने का क्या मतलब है? उसकी बात सुन शशि अपना सिर घुमाकर नियति के कैबिन की तरफ देखने लगी। जब उसे लगा कि वहाँ से कोई आ रहा है तो उसने बिना विधि को जवाब दिए वहाँ से जाना ही सही समझा। वो जाने के लिए जल्दी से मुड़ी ही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। गिरने की वजह से उसके कप में जो कॉफ़ी थी वो भी नीचे फैल गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टिका कर उठने की कोशिश कर रही थी, पर अगले ही पल मयूरी उसके पास आ गई और थोड़ा नीचे झुककर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुपरवाइज़र शशि, इसलिए कहते हैं इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, वरना वो आपकी तरह ही लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और अगर फिर भी कोई नहीं सुधरता है तो उसकी हालत बिल्कुल आपके जैसी ही होगी। समझाई छे कि रिपीट करूं? इतना कहकर मयूरी ने उसे इग्नोर किया और विधि को वहां से चलने का कहकर अपनी सीट पर आ गई। वहां आकर वो अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को खोलकर पढ़ने लगी जो उसे नियति ने न्यू प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग दिए थे। डॉक्यूमेंट्स में मिस्टर केविन ने डील को लेकर जो ऑप्शन बताए थे उसकी लंबी लिस्ट उसमें थी। तभी विधि अपनी सीट खिसका कर मयूरी के पास आ गई। उसने कहा, मयूरी मैम, मिस्टर केविन इटली से हैं और उन्हें सिर्फ इटालियन लैंग्वेज ही आती है। क्या आप इस लैंग्वेज के बारे में जानती हैं? मयूरी ने बहुत कैजुअली कहा, हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तभी अर्चना नियति के कैबिन से बाहर आई। मयूरी ने सामने देखा तो वो उसी की तरफ ही आ रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देख मयूरी को कुछ समझ नहीं आया। क्या कारण था नियति के इस प्रोजेक्ट को मयूरी को दे देने का? अर्चना ने उसके पास आकर बहुत ही पोलाइटली उससे कहा, मिस मयूरी, अगर आपको कहीं भी मेरी हेल्प की ज़रूरत लगे तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं। उसने आगे कहा, नियति मैम के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, इसलिए वो काफ़ी बार इटली जा चुकी हैं और मिस्टर केविन के साथ कम से कम 10 बार मीटिंग कर चुकी हैं ताकि वो पर्सनली उन्हें ऑन साइट इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ बुला सकें। आई होप कि हम उनके साथ ये कोलैबोरेशन कर पाएँ। अर्चना दलाल को थोड़ा तेज़ बोलने की आदत थी, इसलिए आसपास बैठे एम्प्लॉयज़ ने उनकी बातें सुन ली थी। पर तभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ नियति की तारीफ़ करते हुए कहने लगे, नियति मैम ने पर्सनली दवे डायमंड का प्रोजेक्ट हैंडल किया था, जिसकी वजह से ही दवे डायमंड के सीईओ मिस्टर अमन के साथ वो डील साइन हो पाई थी। हाँ, इससे पहले भी नियति मैम ने कंपनी के ऐसे ही काफ़ी सारे कोलैबोरेशन में हेल्प की है। जब भी नियति मैम कोई प्रोजेक्ट संभालती हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में सभी का काम बहुत ईजी हो जाता है। उनके जैसी लीडर का हमारे साथ होना सच में बहुत अच्छी बात है। वो काफ़ी टैलेंटेड और अच्छी हैं। तभी एक एम्प्लॉय ने मयूरी से कहा, मयूरी, नियति मैम ने मिस्टर केविन को ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। आई होप वो हमसे डिसअपॉइंट ना हो। इसके लिए आपको जब भी हमारी ज़रूरत हो आप हमें बता सकती हैं। उसकी बात सुन बाकी एम्प्लॉयज़ भी हाँ में अपना सिर हिलाने लगे। इस वक्त सभी एम्प्लॉयज़ बस मयूरी की तरफ ही देख रहे थे। ये बात सच थी कि ऑन साइट इंस्पेक्शन से प्रोजेक्ट की डील कंफर्म हो भी सकती थी और नहीं भी। अगर किसी रीज़न से डील कंफर्म नहीं होती तो ये कहा जा सकता था कि दोनों पार्टीज़ कोलैबोरेशन के लिए एग्री नहीं हुई। हालांकि अब तक अर्चना दलाल की वजह से सभी एम्प्लॉयज़ के इमोशंस इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके थे और अगर ये डील फाइनल नहीं होती तो इन सब का ब्लेम भी वो लोग मयूरी पर ही डाल देते। मयूरी के मन में इस वक्त यही बात आ रही थी कि अगर नियति ने सच में इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की थी तो उसने लास्ट मिनट पर प्रोजेक्ट इंचार्ज क्यों बदल दिया
और वो खुद मिस्टर केविन को पर्सनली क्यों नहीं मिल रही हैं। फिर उसने अर्चना की तरफ देखते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं मिस्टर केविन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करती हूँ, पर आप मुझे उनके शेड्यूल की डिटेल्स दे दीजिए प्लीज़। उसकी बात सुन अर्चना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में मिस्टर केविन के असिस्टेंट से बात कर चुकी हूँ, बस उनके रिप्लाई का ही वेट कर रही हूँ। वहीं बाकी एम्प्लॉयज़ फिर से अपने अपने काम में लग गए। मयूरी ने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेने के बाद ये रियलाइज़ किया कि अभी भी इसमें उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। वो यही सब सोच रही थी कि इसमें क्या मिसिंग है कि तभी अर्चना ने उससे कहा, मिस मयूरी, कन्फर्मेशन आ गया है। मिस्टर केविन अपनी टीम के साथ कल सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। आपको ही कल उन्हें रिसीव करने वहां जाना है। उसकी बात सुन मयूरी ने कहा, ओके, मैं वहां चली जाऊंगी। इतना कहकर वो बाकी की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। अब तक इस बारे में उसने बाबू भाई को भी सारी अपडेट्स दे दी थी, पर तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वहीं दूसरी तरफ फरहान अपनी सीट पर बैठा अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, पर बार बार उसके दिमाग में नियति की ही बातें घूम रही थी। मिस्टर हान, मयूरी और मिस्टर नील को देखिए, लगता है उन दोनों में काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया है। इसके साथ ही उसकी आंखों के सामने नील को देखकर मयूरी का स्माइल करता हुआ फेस आने लगा। वो नील के साथ तो हमेशा खुश रहती थी, पर उसे देखते ही उसकी खुशी गायब हो जाती थी। यही सब सोचकर वो खड़ा होकर अपनी टाई ठीक करने लगा। इस वक्त वर्धन भी उसके साथ ही था और वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रिया वहां आ गई और उसे कहने लगी, सर, मैंने सुना है मिस नियति ने दवे डायमंड्स का प्रोजेक्ट किसी दूसरी एम्प्लॉय को दे दिया है और अब उन्होंने मिस मयूरी को मिस्टर केविन के साथ होने वाले कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है। उसने आगे कहा, और बहुत सबसे ज़रूरी बात, मिस्टर नील मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर खड़े हैं और वो मिस मयूरी को कैंडल लाइट डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। जैसे ही हान ने उसकी बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपने मन में यही सोच रहा था, कैसी लड़की है ये, उसका प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे दिया गया है और वो अभी भी उस नील के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जा रही है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद रिया ने डरते हुए उससे आगे कहा, उन्हें देखकर लगता है कि मिस्टर नील मिस मयूरी को पसंद करते हैं, इसलिए ऑफिस का टाइम ऑफ होने से पहले ही वो बाहर उनका वेट कर रहे हैं। उनके हाथों में एक बड़ा सा बुके भी है। उन्हें देखकर लग रहा है कि शायद वो आज मिस मयूरी को प्रपोज करने वाले हैं। इतना कहकर वो एकदम चुप हो गई, पर अगले ही पल उसने हान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सर, क्या हम ऑफिस के बाद सीधा घर जाने वाले हैं? उसकी बात सुना हान ने पहले उसकी ओर देखा, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को बंद करते हुए उससे पूछा, वो दोनों अभी कहाँ हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। रिया अभी इतना ही बोल पाई थी कि हान अपनी टाई ठीक करने लगा और फिर अपना कोट लेकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जब मयूरी ने नील का कॉल देखा तो वो वहाँ से बाहर आ गई। उसने नील को देखकर स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर नील, आप यहाँ? पर अगले ही पल वो नील के हाथों में गुलाब के फूलों का बुक्के देखकर हैरान रह गई। ये देख वहाँ खड़ी कुछ एम्प्लॉयज़ में भी बातें शुरू हो गई थी। एक फीमेल एम्प्लॉय ने एक्साइटेड होकर कहा, वाह, कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, लगता नहीं था मिस्टर नील इतने रोमांटिक होंगे। उसने आगे कहा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी मिस मयूरी की टीम के लिए अप्लाई कर देती। दवे डायमंड के प्रोजेक्ट के साथ मुझे मिस्टर परफेक्ट के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता। इस पर उसके पास खड़ी उसकी कलीग फ्रेंड ने कहा, तुम भूल गई क्या, वो प्रोजेक्ट तो अब दूसरी टीम को दे दिया गया है। तो अगर तुम मयूरी की टीम में भी होती तब भी तुम्हें मिस्टर नील से मिलने का चांस नहीं मिल पाता। अरे, पर तुम देख क्यों नहीं रही हो? मिस्टर नील मिस मयूरी से प्रोजेक्ट की वजह से नहीं मिलने आए हैं, बल्कि उन्हें इम्प्रेस करने के रीज़न से यहाँ आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मिस मयूरी मान जाएगी? उन दोनों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो लगातार नील को ही घूरे जा रही थी। वहीं मयूरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही नील उसकी तरफ आने लगा और उसके पास आकर बोला, आज मैंने आपको ट्रीट देने के लिए पहले ही एक टेबल बुक कर दिया है। पर तभी मयूरी का फ़ोन रिंग करने लगा। सॉरी मिस्टर नील, मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा। इतना कहकर उसने कॉल उठा लिया। ये कॉल राजादा मैंसन से था। तभी दूसरी साइड से किसी नौकर ने घबराते हुए कहा, मयूरी मैडम, परी बेबी चेयर से नीचे गिर गई हैं और ऐसा लग रहा है कि पहले उन्हें जिस जगह पर चोट लगी थी वहीं दोबारा चोट आई है। ये बात सुन मयूरी के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। उसने नील की तरफ देख घबराते हुए उसे कहा, मिस्टर नील, आई एम सॉरी, कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो जल्दी से लिफ्ट में चली गई। उसे जाता देख नील ने उसे आवाज़ भी दी, मिस मयूरी, पर तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। रास्ते में मयूरी बार बार कॉल करके नौकर से पूछ रही थी, क्या परी को बहुत ज़्यादा चोट आई है? आपने डॉक्टर को तो दिखाया ना, डॉक्टर ने क्या बताया? आपने परी का ध्यान क्यों नहीं रखा?
आखिर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। वो एक ही सांस में ये सब कहे जा रही थी, पर साथ ही साथ जल्दी से जल्दी राजादा मैंसन पहुंचने का वेट भी कर रही थी। ऑटो लेकर वो कुछ ही देर बाद मैंसन के दरवाजे पर थी। वो घबराते हुए और परी का नाम लेते हुए अंदर आई। परी। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि भागते भागते उसकी सांस फूलने लगी थी। हालांकि जैसे ही वो राजादा मैंसन के एंट्रेंस से होकर लिविंग रूम में आई तो वहां का नज़ारा देख उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। आहान आराम से काउच पर अपने दोनों पाँव को फैलाए और पीछे कुशन लगाए बैठा हुआ था। वो अपनी गोद में खेलती हुई परी को बहुत प्यार से देख रहा था। परी बिल्कुल ठीक थी। उसके लंबे बाल बंधे हुए थे। उसका छोटा सा प्यारा सा चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। आज परी ज़्यादातर बा के पास ही रहती थी। ज़्यादा काम होने की वजह से मयूरी को उसके साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। पर आज उसे चोट लगने की खबर ने उसे बहुत डरा दिया था। वो उसे कस कर गले लगा लेना चाहती थी, पर तभी उसने मन में सोचा, परी तो गिर गई थी ना, और उसे तो चोट भी आई थी। पर ये बाप बेटी तो बहुत खुशी खुशी खेल रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी परी की नज़र मयूरी पर गई और उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। इतना कहकर वो भागती हुई उसके पास आ गई। ये देख मयूरी शॉक्ड रह गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए परी को अपनी गोद में ले लिया और उसे हक कर लिया। तभी परी ने उसे कहा, प्यारी दीदी, मैंने आज आपको बहुत मिस किया। उसकी बात सुन मयूरी ने उसके गालों पर किस करते हुए बहुत ही प्यार से उसे कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा मुझे दिखाओ तुम्हारा हाथ अब ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा। उसकी बात सुन पास ही खड़ा नौकर घबरा गया। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसने ही मयूरी से झूठ बोला था। वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि मयूरी की आवाज़ आई, आपने तो कहा था कि परी गिर गई है। उसकी बात सुन नौकर आहान की तरफ देखने लगा, पर जब आहान ने उसके लिए कुछ नहीं कहा तो वो उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसे कह रहा हो, साहब आपने ही तो मुझे झूठ बोलने को कहा था, आप मुझे ऐसे कैसे इन सब में फंसा सकते हैं। आहान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देख उसने घबराकर हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, परी बेबी गिर गई थी और उनके हाथ में चोट भी आई थी, पर अब वो ठीक है। उसकी बात सुन मयूरी हैरानी से यही सोच रही थी कि आखिर नौकर इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था, और अगर परी ठीक थी और उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो उसने घबराते हुए इतनी जल्दी उसे घर आने को क्यों कहा था। उसने फिर से परी से पूछा, परी आपको सच में कहीं दर्द नहीं हो रहा ना। परी ने मयूरी के सवाल का जवाब ना देकर उसके कान में धीरे से कहा, डैडी आज खुश नहीं थे, उन्होंने आज गार्डन के सारे रोजेस कटवा दिए। इतना कहकर वो मयूरी की गोद से उतर गई और उसका हाथ पकड़कर उसे आहान की तरफ ले जाने लगी। आहान ने आज सच में गार्डन के सभी रोजेस कटवा दिए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से बहुत नाराज़ था, जिसका गुस्सा उसने उन गुलाब के फूलों पर निकाल दिया था। हालांकि देखने पर वो इतना नाराज़ नहीं लग रहा था। आज वो मयूरी को घूर कर भी नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। ये देखकर मयूरी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। जब उसने अपना फ़ोन निकाला तो उसने देखा नील उसे कॉल कर रहा था। वो कॉल रिसीव करने ही वाली थी कि आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके करीब आने लगा। अब क्या करने वाला था आहान मयूरी के साथ। आहान मयूरी के बहुत करीब आ रहा था और मयूरी उसके एक एक बढ़ते कदम के साथ ही पीछे हो रही थी। दोनों के बीच में गैप बहुत कम था। मयूरी को उसकी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। जब वो टेबल से बिल्कुल सट गईं तब दोनों ही रुक गए। मयूरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर रायज़ादा, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाइए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। आहान ने कहा, क्या तुम्हें सांस नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद उसने अपना चेहरा मयूरी से थोड़ा दूर कर लिया और उसके बाद पूछा, तो अब तुम्हें सांस आ रही है। मयूरी ने एक बार फिर कहा, प्लीज़ मुझे स्पेस दीजिए। यह सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम्हें सांस नहीं आ रही है, रुको मुझे देखने दो। ये बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसे सांस नहीं आ रही थी तो उसमें आहान क्या कर सकता था। वो बार बार आहान को पीछे हटने के लिए कह रही थी, पर वो पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। उसने मन में कहा, काश मैं इस पहाड़ को धक्का दे पाती। पता नहीं क्या चल रहा है इस खड़ूस के दिमाग में, मेरे इतने पास आने की क्या ज़रूरत है इसे। मयूरी जब ये सब सोच रही थी तभी आहान ने उसके कन्फ्यूज्ड चेहरे को देखा और कहा, अगर तुम्हें सांस नहीं आ रही है तो फिर मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला देता हूँ। मयूरी ने तुरंत ही कहा, आप डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे थे। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ तुम्हें क्या लगा। मयूरी, अपने दिमाग के घोड़े कम चलाया करो, जितनी सोच साफ रखोगी
उतना ही अच्छा होगा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। मयूरी ये सब बातें सुन तो रही थी, पर उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था और वो आहन का गला दबाना चाहती थी। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बात हो पाती उससे पहले ही नील का फिर से कॉल आने लग गया। मयूरी ने मन में सोचा, ये इन्हें भी आज ही बार बार फ़ोन करना है क्या। इतने कहने के बाद मयूरी ने फ़ोन उठा लिया और किसी तरह आहन से दूर होकर दूसरी तरफ चली गई। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, हेलो, मैं घर पहुंच गई हूं। ये बात मयूरी ने बोली थी, पर गुस्सा आहन को आ रहा था। जो माहौल अब तक हल्का था, आहन के बदलते एक्सप्रेशन के साथ वो भी बदल गया था। मयूरी को इस बात का एहसास था, पर फिर भी वो फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, जी सब कुछ ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरह वहाँ से चली आई। सामने से नील से शायद फिर से मिलने के लिए कहा, इसलिए मयूरी ने कहा, क्या अभी फिर से। मयूरी की बातों से आहन को समझ आ रहा था कि वो क्या करना चाहती थी। मयूरी अपना फैसला ले पाती उससे पहले ही परी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो सोफे पर लेटी हुई थी और रोते हुए बोल रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ। ये सब देखकर मयूरी ने तुरंत कहा, देखिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी, मुझे सच में बहुत ज़रूरी काम है, हम फिर किसी और दिन डिनर पर चलते हैं, सॉरी। इतना कहने के बाद मयूरी ने नील के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही फ़ोन रख दिया और भागकर परी के पास आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे गिर गई हो। नौकर वहीं खड़ा था और ये सब देखकर हैरान था। असल में परी गिरी नहीं थी, बल्कि आहन ने उसे गिरने का नाटक करने के लिए कहा था, जिसे वो बखूबी निभा रही थी। नौकर को आहन के ऐसे बर्ताव का कारण बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो अपने चेहरे पर अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा था, इसलिए उसे वहाँ से जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा था। मयूरी ये सब नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मन ही मन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, परी बेबी, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना। इस वक्त मयूरी परी के पास सोफे पर बैठी हुई थी, पर इस बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही आहन ने कहा, तुम उससे दूर जाने की बात कर रही थी ना, इसलिए वो उदास हो गई। परी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, हाँ प्यारी दीदी, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाओ, आपको मेरे पास ही रहना है। इतना कहने के बाद उसने परी को कसकर पकड़ लिया। परी की भोली शक्ल और मीठी आवाज़ सुनते ही जैसे मयूरी का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने परी को गले से लगा लिया और कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आज तुम्हारे पास ही रहूँगी। ये सुनते ही आहन और परी दोनों ही बहुत खुश हो गए। आहन तो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, पर परी ने मयूरी के गाल पर किस किया और कहा, प्यारी दीदी आप बहुत अच्छी हो। मयूरी भी उसे देखकर बहुत बस मुस्कुरा ही पा रही थी। इतने में वहाँ पर नौकर आया और उसने कहा, खाना तैयार है। ये सुनकर परी ने कहा, चलो खाना खाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर मयूरी ने उससे अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे और आहन उनके पीछे पीछे जा रहा था। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर मयूरी की आंखें खुली रह गई थी। टेबल पर बहुत सारे गुलाब के फूल सजे हुए थे। ये देखकर उसने मन में सोचा, परी ने तो कहा था कि सारे फूल काट दिए थे, क्या उन्हें यहाँ सजाने के लिए काटे थे। पर गार्डन में सिर्फ इतने ही फूल तो नहीं थे, मैंने खुद देखा था कि पूरा गार्डन रेड रोजेज से भरा हुआ था। मयूरी जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तब आहन ने कहा, क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो। अचानक से आहन की बात सुनकर वह चौंक गई और उसने कहा, कुछ नहीं। वो दरअसल परी ने कहा था कि आपने गार्डन से सारे गुलाब हटा दिए थे। आहन ने उसे देखा और कहा, हाँ, उनमें कांटे होते हैं ना, परी को चोट ना लग जाए इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया, तुम चाहो तो उन्हें अपने साथ लेकर जा सकती हो। जैसे ही आहन ने यह बात कही, एक नौकर बहुत बड़ा और खूबसूरत गुलदस्ता वहाँ पर लेकर आ गया। आहन को लगा था कि यह बुक्के देखकर मयूरी वैसे ही खुश होगी जैसे वो नील के बुक्के देखकर खुश हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर आहन को बहुत अजीब लगा, ऐसा कैसे हो सकता था। जो लड़की रोजेज का छोटा बुक्के देखकर इतना खुश हो गई थी, उसे इतना बड़ा बुक्के देखकर खुशी क्यों नहीं हो रही। मयूरी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आहन ने कहा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इन्हें फेंक भी सकता हूँ। आहन ने नौकर को वो बुक्के फेंकने का इशारा किया ही था कि इतने में मयूरी ने कहा, नहीं नहीं, इसे मत फेंको, ये मुझे दे दो। मयूरी के दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ थी। उसे नील ने भी तो फूल दिए थे, तब उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, पर फिर आहन के फूल देने पर उसे इतना अजीब क्यों लग रहा था। इतना कहने के बाद वो चीज़ें और अकवाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत बुक्के हाथ में ले लिया। तब तक परी चेयर पर बैठ चुकी थी और उसने कहा, प्यारी दीदी चलो खाना खाते हैं। आहन सामने की तरफ बैठा था। मयूरी भी आहन के सामने आकर बैठ गई।
उसके एक तरफ परी बैठी थी और दूसरी तरफ बुके रखा हुआ था। आज खाने में ज़्यादातर चीज़ें उसके पसंद की बनी थी। मयूरी को ये बात भी बहुत अजीब लग रही थी। वहाँ का सेटअप बहुत अलग था। फूल, खाना, वाइन, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कैंडल लाइट डिनर पर थी, जहाँ पर बस कैंडल्स की कमी थी। मयूरी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस परी के लिए खाने के छोटे छोटे बाइट बना दिए ताकि वो अपने आप खाना खा सके। जब वो परी के लिए बाइट बना रही थी तब नौकर ने लाइट्स डिम कर दी थी और अहान और मयूरी के बीच में कैंडल जला दी थी। जब मयूरी ने यह देखा तब उसके दिमाग में 3 ही शब्द घूम रहे थे, कैंडल लाइट डिनर। इसके बाद वो खुद खाना खाने लगी। तब नौकर ने उसके गिलास में वाइन भर दी। मयूरी ने एक ही बार में वाइन पी ली और फिर खाना खाने लगी। अहान ने नौकर को इशारा किया और उसने उसका गिलास फिर से भर दिया। अहान इस वक्त खाना नहीं खा रहा था, बल्कि बस अपने हाथ को अपनी चिन पर लगाए मयूरी को देख रहा था। मयूरी खाना खाते हुए किसी छोटी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। उसने वाइन का दूसरा गिलास भी पी लिया था। मयूरी को इतनी स्पीड में खाते हुए देख अहान ने कहा, आराम से, कोई तुम्हारा खाना छीन कर नहीं ले जा रहा है। ये सुनकर मयूरी हड़बड़ा गई और उसके हाथ से चम्मच छूट गया। उसने कहा, सॉरी। वो अचानक से आपकी आवाज़ सुनकर अहान मुस्कुराया और उसने कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। धीरे धीरे मयूरी को ऐसा लगने लगा जैसे उसे वाइन का नशा चढ़ रहा था। उसने कहा, लगता है मुझे चढ़ गई है। ये सुनकर अहान मुस्कुराने लगा। मयूरी ने खुद को संभाला और उसने कहा, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मैं इन फूलों को अपने रूम में सजाऊंगी। इतना कहने के बाद उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया और वहाँ से जाने लगी। पर वो इतने नशे में थे कि उसके पैर आसानी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि इतने में एक मजबूत शरीर ने उसे बचा लिया। मयूरी नशे में थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसने कहा, अरे वाह, खड़ूस ने मुझे बचा लिया, पर अब आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। मयूरी ने जैसे ही ये बात बोली, अहान ने उसे छोड़ दिया और वो ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, आह, ये आपने क्या किया? अहान ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। मयूरी ने चिढ़ते हुए कहा, अब उठाओ मुझे अपने रूम में जाना है। अहान मुस्कुराया और उसने उसे उठा लिया। उसके बाद वो उसे लेकर उसके रूम की तरफ जाने लगा। मयूरी ने कहा, वैसे मिस्टर रायजादा, वाइन बहुत अच्छी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे हल्का हल्का नशा हो गया है। ये बात सुनकर अहान मुस्कुराने लगा। वो वाइन अहान काफ़ी टाइम से प्रिजर्व कर रहा था। उसका नशा होना बहुत आम बात थी। उसने नहीं सोचा था कि मयूरी सच में वाइन पी लेगी। इस वक्त मयूरी की बाहें अहान के गले में थी और वो उसे निहार रही थी। जब अहान ने यह देखा तब उसने पूछा, क्या हुआ? मयूरी ने कहा, मिस्टर रायजादा, अगर ऐसा ही रहा तो आप हमेशा सिंगल ही रह जाएंगे। अहान को मयूरी की इस बात का मतलब समझ नहीं आया था। उसने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मयूरी ने कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने स्मार्ट एंड हैंडसम हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई लड़की नहीं है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। पर आपको पता है मैं क्या जानती हूँ? अहान ने पूछा, क्या जानती हो तुम? मयूरी ने कहा, आपके सिंगल होने का रीज़न। अहान ने पूछा, क्या रीज़न है? मयूरी ने कहा, आपका खड़ूस चेहरा। मुस्कुराओगे ना तो लड़कियां आपके प्यार में गिरने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। आपने कभी सोचा है कि आप कितने ज़्यादा प्यारे हैं, पर हर वक्त बस अपना मुंह चढ़ाया हुआ रखते हैं। ऐसे आप कितने दिन तक चला लेंगे? आपको थोड़ा मुस्कुराना भी चाहिए। मयूरी लगातार बोल रही थी, उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब अहान के सामने कोई इस तरह से बात कर रहा था। अहान ने भी मन में सोचा, ये लड़की कितना बोलती है। मयूरी अभी तक अहान के बारे में बोल रही थी, अब तो उसका रूम भी आ गया था, पर फिर भी मयूरी चुप नहीं हो रही थी। अहान मयूरी को बेड पर लिटाकर वहाँ से जाना चाहता था, पर मयूरी ने उसे नहीं छोड़ा। मयूरी के हाथ अहान के गले में थे और अहान अपने हाथों को बेड पर टिकाए मयूरी के ऊपर था। दोनों की आंखों में एक अलग सा सुरूर था। दोनों लगातार एक दूसरे को देख रहे थे। मयूरी ने कहा, आपने मेरी हर गलती माफ़ की है, क्या आप मेरी ये गलती भी माफ़ कर देंगे? अहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस गलती की बात कर रही थी। वो बस उसे देखता ही रह गया। मयूरी उसके बहुत करीब आ गई थी। उसके होंठ बिल्कुल अहान के होंठों के पास थे। अहान ने सोचा, क्या ये मुझे किस करने वाली है? वो उसके जितना करीब थी उसे लग रहा था कि जैसे वो उसे किस कर देगी। मयूरी के होंठ अहान के होंठों के बिल्कुल करीब थे। वो और पास आते ही जा रही थी। अहान ने मन में सोचा, क्या ये मुझे किस कर देगी? अहान ये सोच ही रहा था कि अचानक से मयूरी ने उसे गाल पर किस किया और हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा,
आपको बुद्धू बनाया। आपको लगा मैं आपको होठों पर किस करूँगी, पर मैंने आपको चौंका दिया। मैंने आपको गाल पर किस कर दिया। ऐसा अहान के साथ पहली बार हुआ था। आज से पहले मयूरी ने कभी ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की थी। अहान उसके ऐसे बर्ताव से बिल्कुल हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसकी आंखें शायद वाइन के नशे से भी ज़्यादा नशीली है। अहान ने इतना कहा और मयूरी के करीब जाने लगा। उसके होंठ अब मयूरी के होठों के बहुत करीब आ गए थे। वो उसे किस करने ही वाला था कि इतने में मयूरी ने हल्के से मारा और उससे दूर हो गई। उसने ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपाते हुए कहा, मिस्टर आयजादा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। अहान कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही मयूरी ने करवट बदल ली और ब्लैंकेट में अपना मुंह छुपाकर सोने का नाटक करने लगी। अहान दरवाजे तक पहुंचा, पर फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, मयूरी तुम सो गई? मयूरी ने कहा, हाँ मैं सो गई हूँ। बोलते ही उसे कुछ एहसास हुआ और उसने जीभ निकाल ली और मन में सोचा, गधेड़ी, नींद में कौन बोलता है कि मैं सो गई हूँ। अहान मुस्कुराया और उसने कहा, मयूरी, अगर तुम सो गई हो तो फिर मेरी बात का जवाब कैसे दे रही हो? ये सुनकर मयूरी ने कहा, वो मैं बस सोने ही वाली हूँ। आप जाइए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। अहान ये सुनने के बाद भी वहाँ से नहीं गया, बल्कि वो उसके पास आया और उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे तुमसे बात करनी है। मयूरी ने कहा, आपको भले ही मुझसे बात करनी है, पर मुझे नहीं करनी। मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर अहान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा बोनस कैंसिल कर देता हूँ। तुम्हें तो नींद आ रही है ना? ये सुनते ही मयूरी तुरंत बैठ गई और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उठ गई हूँ, मैं आपसे बात करूँगी। आप मेरा बोनस मत कैंसिल करना। इस पर अहान ने कहा, तो फिर क्या अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मयूरी ने अच्छे से अपनी आंखें खोली और कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मिस्टर अहान रायजादा से बात करूँगी। आप जैसे इंसान से बात करना तो बहुत बड़ी फ़क्र की बात है ना। ये सुन अहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि ये बोनस के नाम पर उसे कुछ भी करवाया जा सकता है। अहान ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मयूरी, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मयूरी वैसे भी नशे में थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अहान उसके सामने पहेलियां बुझा रहा था। उसने कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तब अहान ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम हॉस्पिटल में क्यों थी। तुम वहाँ कैसे पहुँची और उससे पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अहान सच जानना चाहता था। मयूरी ने उसे पहले भी कहा था कि उसे कुछ याद नहीं, पर वो एक बार फिर कोशिश करना चाहता था। उसे लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे छुपा रही है। इस वक्त उसे लगा कि शायद नशे की हालत में वो उसे कुछ बता दे। मयूरी ने कहा, अच्छा आप उस दिन की बात कर रहे हो? मिस्टर रायजादा, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब होश आया था मैं हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई थी। उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ नहीं पता है। अहान अब विश्वास करना चाहता था कि मयूरी सच बोल रही थी, पर यह बात इतनी अजीब थी कि वो मान नहीं सकता था। उसके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। मयूरी को बहुत नींद आ रही थी। उसने किसी तरह अपनी आंखों को खोले रखा था। कुछ देर के बाद वो अहान के पास आ गई। नशे और नींद में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अहान से सट कर बैठ गई और उसके माथे के बालों को देखने लगी। उसने कहा, आपके बाल कितने घने हैं और कितने काले भी। सच में मिस्टर आज़ादा, आपके बाल कितने अच्छे हैं। मुझे भी ऐसे बाल चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसके बालों के साथ खेलने लगी और उन्हें गिनने लगी। उसने कहा, एक बाल, दो बाल, बहुत सारे बाल। अहान अच्छे से समझ रहा था कि वो ये सब बस नशे की वजह से कर रही थी। उसके बाद मयूरी के हाथ अहान के माथे पर थे, उसकी आंखों पर आ गए और फिर उसके गालों पर। वो उन्हें सहलाने लगी। उसके बाद वो अपनी उंगलियां अहान के होठों पर ले गई। उसने कहा, आपके होठ कितने सॉफ्ट हैं। इतना कहने के बाद उसने उसके होठों पर हल्के से किस कर दिया। मयूरी की हरकत से अहान चौंक गया। अहान कुछ कहना ही चाहता था कि इतने में मयूरी ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलने के बाद वो उसकी बाहों में गिर गई। अहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मयूरी, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कर रही हो? इस पर मयूरी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। जब मेरा आपके साथ फ्लर्ट करने से मन भर जाएगा तब मैं आपको छोड़ दूँगी, पर इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। अहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मयूरी उठकर खड़ी हो गई।
ऐसा लग रहा था जैसे सारा सुरूर उसके सिर पर चढ़ गया था। वो आहान के पास आई और उसने कहा, मुझे घोड़े पर सवारी करनी है। ये सुनकर आहान एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, घोड़े पर? अब आधी रात को मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं? ये सुनकर मयूरी ने मुंह बना लिया और कहा, आप तो आहान रायज़ादा हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं भले ही आहान रायज़ादा हूँ, पर मैं आधी रात को तुम्हें घोड़े पर सवारी नहीं करवा सकता। अब मयूरी रोने का नाटक करने लगी और बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर परी आपसे ऐसा कहने के लिए कहती तो आप करते ना। वैसे ही आपको मेरे लिए भी घोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। आहान ने सब अपना सर पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे मयूरी शांत हो जाए। उसने मयूरी को पकड़ा और उसे संभालने की कोशिश करने लगा, पर मयूरी लगातार एक ही बात बोल रही थी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। मिस्टर रायज़ादा, मुझे हॉर्स राइडिंग करवाइए ना। आहान ने झुंझलाकर कहा, मयूरी, ऐसी बचकानी हरकतें मत करो। ये क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप सो जाओ। जैसे ही आहान ने उसे इस तरह डांटा, उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। उसने रोते हुए ही कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे ऐसे कैसे डांट सकते हो? मैं तो कितनी प्यारी लड़की हूँ और मैं परी का इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ, पर फिर भी आपने मुझे डांट दिया। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना कहने के बाद उसने अपनी आंखें और नाक आहान की शर्ट से साफ कर दिए। ये देखकर आहान को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, मयूरी, ये तुम क्या कर रही हो? आहान को ये सब पसंद नहीं था। उसने चिढ़ते हुए अपनी शर्ट खोलकर साइड में फेंक दी। मयूरी को भी पता था उसने क्या किया था, इसलिए उसने कहा, सॉरी सॉरी, आप शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं अभी धो देती हूँ। मैं बहुत अच्छे कपड़े धोती हूँ। इतना कहकर उसने आहान की शर्ट उठा ली और उसे धोने के लिए बाथरूम में चली गई। वो शर्ट को बिना पानी के ही धो रही थी और बस साबुन से रगड़ रही थी। जो शर्ट आसानी से साफ हो सकती थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। आहान भी मयूरी के पीछे भागा था, पर अब तक वो ये कारनामा कर चुकी थी, जिसे देख आहान अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मयूरी से शर्ट ली और कहा, मयूरी, दो ये मुझे, छोड़ो। मयूरी ने भी ज़्यादा नाटक नहीं किया और शर्ट उसके हाथ में दे दी। देखिए, मैंने आपकी शर्ट साफ कर दी ना, अब ये कितनी अच्छी लग रही है। आहान ने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही है, पर अब चलो और सो जाओ। मयूरी ने पैर पटकते हुए कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सोऊंगी। पहले आपको मुझसे बात करनी थी, अब मुझे आपसे बात करनी है। आहान ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे, पर पहले मेरे साथ चलो। मयूरी ने कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों वापस बेड पर आ गए। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? आहान ने ये बात बोली, पर इतने में मयूरी उसका हाथ पकड़कर सो चुकी थी। आहान ने फाइनली चैन की सांस ली। उसे लग रहा था कि मयूरी को सुलाना बहुत मुश्किल होगा, पर वो बेड पर आते ही सो चुकी थी। वो नींद में भी परी का नाम ले रही थी, परी, अपनी प्यारी दीदी को परेशान मत करो, चलो अब सो जाओ। ये सुनकर आहान बहुत हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी उसे परी की फिक्र हो रही थी। वो ये सोचकर भी हैरान था कि उसके वहाँ होने के बावजूद भी मयूरी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था और परी को याद कर रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से ही मयूरी की आँख खुल गई। पूरे कमरे में सूरज की रोशनी थी और ठंडी हवा चल रही थी। मयूरी ने जब आहान को देखा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो उसकी बाहों में बिल्कुल सुकून से सोई हुई थी। अचानक से आहान ने अपनी करवट बदली और मयूरी चौंक गई। उसने आंखें नहीं खोली थी, पर फिर भी मयूरी डर गई थी, इसलिए वो किसी तरह से वहाँ से जाना चाहती थी। जैसे ही वो अपने आप को आहान से दूर कर रही थी, आहान ने आंखें खोल ली। ये देखकर मयूरी फट से बेड से उतर गई और उसने कहा, वो मुझे कुछ नहीं पता। मयूरी सोच रही थी कि बीती रात को उनके बीच क्या हुआ था। आहान ने अपने आप को देखा। उसकी शर्ट उतरी हुई थी। उसने कहा, तुमने ही तो, फिर कौन? मैं रात से तुम्हारे साथ ही हूँ। मयूरी ने कहा, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। उधर मयूरी भी इसी सोच में थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो डाइनिंग टेबल से उठकर रूम में आ रही थी। उसके बाद और पहले क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद आ रहा था कि उसने रेड वाइन पी थी। उसने सोचा, रेड वाइन? फिर मैं रूम में कैसे आई? ये खड़ूस यहाँ कैसे है हमारे बीच, और इसकी शर्ट कहाँ है? पक्का मैंने नशे में कोई कांड किया है। मयूरी, अब तू तो गई, तुझे इस वार्ड से कोई नहीं बचा पाएगा। मयूरी ने ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए कहा, गुड मॉर्निंग, आपको अच्छे से नींद आई? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें याद नहीं है कि कल क्या हुआ था?
मयूरी हैरान हो गई। उसने कहा, शू, मैंने क्या किया? अहान ने कहा, सही है, तुमने तो कहा ही था कि जब तुम्हारा फ्लर्ट करने से मन भर जाएगा तब तुम मुझे छोड़ दोगी। ये सुन मयूरी ने कुछ याद करने की कोशिश की, पर उसके सिर में दर्द होने लगा। वो कल रात इतने नशे में थी कि उसे कुछ याद ही नहीं आने वाला था। वो परेशान सी अपना सिर पकड़कर अहान के सामने खड़ी थी। ये देखकर अहान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। कल रात को तुमने मुझे गले लगा लिया था और मेरी शर्ट तक खोल दी थी। उसके बाद तुम मुझसे चिपकने लगी। उसके मुंह से यह सब सुनकर मयूरी के पाँव ही जम गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकती थी। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान को अपने साइड में बिना शर्ट के देखकर मयूरी बहुत हैरान परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसने नशे की हालत में अहान के साथ कुछ कांड कर दिया था, और जब अहान ने खुद ऐसा कहा कि उसने उसकी शर्ट उतारी थी और वो उसके साथ सोना चाहती थी तो मयूरी और भी ज़्यादा हैरान हो गई। उसकी बातें सुनकर मयूरी के माथे पर पसीना आ गया था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने मन में सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या ये वाइडो जो बोल रहा है वो सच है? डोबी, गधेड़ी, ये तूने क्या कर दिया? उसे देखकर अहान ने कहा, अब क्या सोच रही हो? तुमने जो करना था वो तो तुमने कल रात को कर चुकी हो। ये सुनकर मयूरी ने कहा, मिस्टर रायजादा, बेकार की बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो फिर मेरे कपड़े ऐसे थोड़े ही होते, और मुझे तो अपनी बॉडी में भी कुछ अजीब नहीं लग रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी, बोलते बोलते वो अचानक रुक गई और अहान को घूरने लगी। ये देखकर अहान ने कहा, वैसे भी क्या? मयूरी ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि मैंने आपको परेशान किया होगा। आप कहाँ हट्टे कट्टे आदमी, मैं अगर आपको परेशान करती तो आप एक हाथ से ही मुझे सबक सिखा देते, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात सुनकर अहान को गुस्सा आया और उसने कहा, मयूरी, जब तुम ये सारी बातें जानती हो तो क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं लड़कियों के साथ अपनी ताकत यूज़ नहीं करता हूँ? अहान को इस तरह गुस्से में देखकर मयूरी घबरा गई और 2 कदम पीछे होते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ, जानती हूँ। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, अब समझ गई हूँ। कल रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। आप थोड़े ही ना मुझसे परेशान होते रहते। आप तो मुझसे आसानी से बच सकते थे। तो ये साफ हो गया है कि कल रात को कुछ नहीं हुआ था। ये बोलते बोलते ही मयूरी की आंखों में चमक आ गई थी। उसके बाद उसने कहा, और अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो आपने किया होगा। मैं तो नशे में थी ना, फिर मुझे कुछ कैसे याद होगा? ये बात सुनकर अहान को लगा जैसे वो खुद ही अपने जाल में फंस गया था। वो तो मयूरी पर इल्ज़ाम लगाना चाहता था, पर बदले में ये बात उसी पर आ गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, फ़ायदा तो तुमने ही मेरा उठाया था। रात को तुमने मेरी शर्ट खोली थी और मुझे अपना तकिया बनाकर मुझसे लिपट कर सो गई थी। जब मयूरी ने अहान के मुंह से सुन लिया था कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था और वह बस उससे लिपट कर सो गई थी, तो उसकी सांस में सांस आई। ये देखकर अहान हैरान था। आज तक हर लड़की बस उसके करीब आना चाहती थी, और मयूरी शायद पहली लड़की थी जो ये जानकर इतनी खुश थी कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अहान ने कहा, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी जो अब तक बाथरूम में है। तुमने उसे पहनने लायक ही नहीं छोड़ा। ने कहा, अच्छा, तुम ऐसा कर सकती हो? वो एक डिज़ाइनर शर्ट थी जिसे मैंने पेरिस के डिज़ाइनर से बनवाया था। तुम जानती हो उसकी कीमत क्या थी? क्या तुम भरपाई कर पाओगी? जब अहान ने ये बात बोली तब मयूरी को एहसास हुआ कि वो उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। अहान के सारे कपड़े ब्रांडेड और महंगे थे। मयूरी के पास तो वैसे भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अहान की शर्ट की भरपाई कर सके। अगर अहान उसे कीमत बता देता तो वो बुरी तरह से फंस जाती। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे भी मिस्टर केविन की फ़्लाइट लैंड होने का वक्त होने वाला है। इतना बोलने के बाद वो रूम के दरवाजे तक भागते हुए गई, पर बाहर जाने से पहले वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। जब अहान ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तब उसने कहा, ये रूम मेरा है, मुझे नहीं बल्कि आपको बाहर जाना चाहिए ताकि मैं एयरपोर्ट के लिए तैयार हो सकूं। मयूरी अभी बस उठी ही थी और उसने ना ब्रश किया था और ना ही रेडी हुई थी। इस हालत में वो बाहर नहीं जा सकती थी। ये उसका रूम था, इसलिए अगर किसी को बाहर जाना चाहिए था तो वो अहान था। अहान ने उसे देखा, वो रूम से बाहर जाने ही वाला था कि तभी मयूरी ने कहा, रुकिए,
आहान को समझ नहीं आया कि जो लड़की उसे बाहर भेजना चाहती थी वो अब उसे रोक क्यों रही थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर मयूरी ने कहा, आप बिना शर्ट के बाहर नहीं जा सकते। इतना बोलने के बाद मयूरी बाथरूम से बाथ गाउन लेकर आई और आहान को देते हुए उसने कहा, ये लीजिए। घर में इतने सारे नौकर थे, अगर किसी ने आहान को मयूरी के रूम से बिना शर्ट के बाहर आते हुए देख लिया तो वहाँ पर अलग बवाल हो जाएगा। मयूरी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आहान को बाथरोब दे दिया। आहान भी ये बात अच्छे से समझता था, इसलिए उसने भी चुपचाप उसे ले लिया और वहाँ से जाने लगा। जाते हुए उसने कहा, वैसे मैं तुमसे बदला तो लेकर रहूँगा। मयूरी ने जवाब दिया, आपके साथ जो हुआ वो आपके कर्मों का ही फल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो तो वक्त बता ही देगा। ये बोलने के बाद आहान वहाँ नहीं रुका और वहाँ से चला गया। मयूरी ने अभी अपनी घड़ी की तरफ देखा। अभी 9 बजे थे और फ्लाइट लैंड होने में 2 घंटे बाकी थे। वो जल्दी से तैयार हुई और पहले ऑफिस चली गई। वहाँ से उसने प्रोजेक्ट फाइल ली और उसके बाद टीम के साथ एयरपोर्ट चली गई। जब वो कार से उतरी तब उसने घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त 10:30 बजे थे। उसने खुद से कहा, यस, 30 मिनट पहले। उसके हिसाब से वो 30 मिनट पहले पहुँच गई थी। पर जब वो वहाँ पर पहुँची तो अर्चना परेशान चेहरे के साथ उसके पास आई और उसने कहा, मिस मयूरी, आप अब आ रही हैं? क्या आपको नहीं पता है कि मिस्टर केविन टाइम के कितने पक्के हैं? ये बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई, क्योंकि वो तो वक्त से पहले वहाँ पहुँची थी। फ़्लाइट लैंड होने में तो अभी वक्त था ना। क्या फ़्लाइट जल्दी आ गई थी? मयूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने पूछा, क्या बात है, फ़्लाइट जल्दी लैंड हो गई है क्या? अर्चना ये बात सुनकर शॉक्ड थी। उसने कहा, फ़्लाइट जल्दी लैंड हो गई है। फ़्लाइट अपने टाइम पर लैंड हुई थी, पर आप लेट हो गई हैं। मिस्टर केविन और उनकी टीम ने आपका 30 मिनट तक इंतज़ार किया और फिर परेशान होकर वो चले गए। फ़्लाइट का टाइम 10 बजे था। मयूरी के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसे अच्छे से याद था कि उसे फ़्लाइट का टाइम 11 बजे बताया गया था, इसलिए उसने सब कुछ उसके हिसाब से किया था। उसने हैरान होकर कहा, फ़्लाइट का टाइम 10 बजे का था? अर्चना ने कहा, हाँ, मैंने आपसे ये बात क्लियरली कही थी और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मिस्टर केविन टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल हैं। मयूरी के साथ आई टीम के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। ये उनका पहला इंप्रेशन था जो उन्हें केविन के सामने बेस्ट बनाना था। अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। तभी टीम के एक मेंबर के पास एक कॉल आया। सामने से बहुत गुस्से में किसी लड़की की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आप लोगों को एक काम दिया गया था और वो भी आप लोगों ने ढंग से नहीं किया। मिस्टर केविन के साथ हमारी डील होना बहुत ज़रूरी थी। वो इटली से इंडिया सिर्फ हमारी वजह से आए थे और आप लोग वक्त पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाए। उन्हें इतना गुस्सा आया है कि उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? कहाँ है मिस मयूरी? उन्हें वक्त का कोई ख्याल है या नहीं? अब तो आप सब बस अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखिए। इतना बोलने के बाद सामने वाले ने फ़ोन रख दिया। उसने किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। जिसके पास कॉल आया था उसने कहा, नियति मैम का कॉल था। सबने बातें तो सुन ली थी, इसलिए सबके चेहरे पर परेशान साफ नज़र आ रही थी। सब बहुत उम्मीद के साथ मयूरी को देख रहे थे। वो इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी और फ्लाइट टाइम सुनने में उससे गलती हुई थी, तो फिर उसका असर पूरी टीम पर क्यों पड़ रहा था? मयूरी जानती थी कि उसके कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। सबकी नज़र में फ़्लाइट का टाइम उसने गलत सुना था, इसलिए गलती उसकी ही थी। मयूरी ने अर्चना की बात मान ली। उसे लगा था कि वो सच बोल रही है, पर अब उसे लग रहा था जैसे वो उसे फंसाना चाहती थी। उसे अच्छे से याद था कि अर्चना ने टाइम 11 बजे ही बताया था, पर अभी वो सफाई नहीं दे सकती थी। अगर वो कुछ भी कहती तो सबको यही लगता कि वो अपनी गलती का ठीकरा अर्चना पर फोड़ रही थी। इस वक्त उसके लिए इस डील को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार ये डील हो जाती तो वो सफाई दे सकती थी। उसने अर्चना से पूछा, मिस्टर केविन और उनकी टीम किस होटल में रुके हैं? अर्चना ने कहा, मुझे लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बहुत नाराज़ थे और मुझे नहीं लगता कि वो डील के बारे में कोई बात करेंगे। ये सुनकर मयूरी ने कहा, आपका काम बातें ट्रांसलेट करना है, ना कि इस डील के बारे में राय देना। और उन्हें बात नहीं करनी होगी तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे। फ़िलहाल आप मुझे अगर होटल का नाम बता दें तो बेहतर होगा। मयूरी ने यह बात पूरे अथॉरिटी के साथ बोली थी। अर्चना इस फटकार के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। उसने सीधे सीधे होटल का नाम बता दिया, होटल क्राउन प्लाजा। मयूरी ने कहा, ठीक है, हम सब वहाँ पर चलते हैं। सबको मयूरी पर भरोसा था। उन्होंने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली और कार में बैठकर वो लोग होटल क्राउन प्लाजा की तरफ बढ़े। जब वो वहाँ पर पहुँचे तब सब कार से उतरे, पर मयूरी ने सबको अंदर आने से रोक दिया। उसने कहा, अंदर सिर्फ मैं और अर्चना जाएंगे। एक मेंबर ने कहा, पर क्या आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे? मयूरी ने कहा, कभी कभी ज़्यादा लोग काम बिगाड़ देते हैं। शायद गेस्ट को
सबका वहाँ पर आना अच्छा ना लगे और वो इरिटेटेड फील करे, इसलिए आप सब यहीं पर रुकिए, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मयूरी प्रोजेक्ट इंचार्ज थी, इसलिए उनके पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब लोग वहीं पर रुक गए और मयूरी और अर्चना अंदर आ गए। रिसेप्शन पर जाने के बाद मयूरी ने अपनी आईडी दिखाई और कहा, एक्सक्यूज़ मी, वी वांट अ रूम। अर्चना हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी ने रूम क्यों लिया। वो अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उसे देख रही थी और सोच रही थी, ये मयूरी इतनी दूर आने की वजह से इतनी थक गई है क्या कि इसे आराम करने के लिए रूम चाहिए। फॉर्मेलिटी जल्दी ही पूरी हो गई थी और उन्हें रूम अलॉट कर दिया गया था। मयूरी ने अर्चना से कहा, चलो। अर्चना ने पूछा, आप मिस्टर केविन का रूम नंबर नहीं पूछेंगी? मयूरी ने कहा, अगर ये लोग ऐसे किसी को भी किसी का रूम नंबर बताने लगे ना तो इस होटल पर ताले लग जाएंगे और प्राइवेसी ब्रीच करने का केस होगा वो अलग। अर्चना ने कहा, तो फिर हमने यहाँ रूम क्यों लिया है? मयूरी ने कहा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। तुम्हें थकान नहीं हो रही? अर्चना ने कहा, क्या आपके पास आराम करने का वक्त है? मयूरी ने कहा, हाँ, हमारे पास अभी बहुत वक्त है। वैसे भी आराम करने के बाद मेरा दिमाग ज़्यादा चलेगा। अब आपको चलना है या नहीं? ये बात सुनकर अर्चना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चलने लगी। वैसे भी कुछ देर पहले ही फटकार का असर अभी तक उस पर था। रूम में आने के बाद मयूरी ने कहा, कुछ देर सो जाते हैं, आगे क्या करना है बाद में देख लेंगे। मयूरी ने अपने शूज़ और कोट उतारा और बेड पर लेट गई। अर्चना ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच में सो रही हैं? हाँ, तुम भी सो जाओ, उठकर सोचेंगे कि क्या करना है। ये बोल मयूरी लेटने लगी। अर्चना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, और हमारी टीम जो हमारे बारे में हमारे इंतज़ार कर रही है, मैं उन्हें अपडेट कर दूंगी। इसके बाद मयूरी ने करवट बदली और ब्लैंकेट से मुंह ढककर सो गई। अर्चना को विश्वास नहीं हो रहा था कि मयूरी सच में ऐसा कर रही थी। उसने सोचा, अजीब लड़की है, लगता है इसे जॉब से प्यार नहीं है। ये तो इस जॉब से हाथ धोकर ही रहेगी। मुझे क्या, मैं तो बस एक ट्रांसलेटर हूँ। उसने मयूरी को ध्यान से देखा। वो देखना चाहती थी कि क्या मयूरी सच में सो गई थी। जब वो श्योर हो गई कि मयूरी सो गई है, तब उसने अपना फ़ोन निकाला और नियति को कुछ मैसेज करने लगी। जैसे ही अर्चना सेंड का बटन प्रेस करने वाली थी, एक आवाज़ की वजह से वो बहुत चौंक गई और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। दरअसल उस वक्त मयूरी ने अचानक से कहा था, किसे मैसेज कर रही हो? हड़बड़ी की वजह से अर्चना के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया था। मयूरी आगे आई और उसने तुरंत अर्चना का फ़ोन उठा लिया और वो मैसेज पढ़ने ही वाली थी कि इतने में अर्चना ने उससे फ़ोन ले लिया। उसने कहा, तुम तो सो गई थी ना? मयूरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी तो सो जाना चाहिए था ना? अर्चना ने भी इस बार उल्टा जवाब दिया और कहा, भले ही मैं सिर्फ ट्रांसलेटर हूँ, पर मुझे क्या करना है और क्या नहीं इसका फ़ैसला मैं लूँगी, ना कि तुम। मयूरी ने कहा, अच्छा, जैसे तुम नियति मैम को सारे अपडेट देना चाहती हो और चाहती हो कि मैं सबकी नज़र में बुरी बन जाऊँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम नियति मैम को ही मैसेज कर रही थी। तुम्हें मेरी कंप्लेन करने की बहुत जल्दी है क्या? ये सुनकर अर्चना ने कहा, अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारा अपडेट देने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मयूरी ने इस बात पर अर्चना से ज़्यादा सवाल नहीं किए। इसके दो कारण थे। पहले ये कि वो दुश्मन को अलर्ट नहीं करना चाहती थी, और दूसरा ये कि उसके पास अर्चना के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं था। हो सकता था कि उसने सच में अर्चना को गलत समझ लिया हो और सच में गलती से उसने टाइम गलत बता दिया हो। इस वक्त बहुत सारे किंतु परंतु थे, इसलिए मयूरी हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं कर सकती थी। उसे जो करना था सोच समझ कर करना था, पर अर्चना की हरकतों की वजह से उसे उस पर शक हो रहा था। मयूरी ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम क्या मैसेज कर रही हो? अर्चना ने फ़ोन की स्क्रीन मयूरी के सामने करते हुए कहा, मैं सिर्फ काम का मैसेज कर रही थी। विश्वास ना हो तो अपनी आंखों से देख लो। मयूरी ने देखा कि उसने सच में सिर्फ काम की बात की थी। उसने अब तक का अपडेट दिया था और साथ में ये बताया था कि मयूरी इस डील को वापस पाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मयूरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरने लगी। अर्चना ने उसे ताना मारते हुए कहा, नियति मैम ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है। अगर ये कोलैबोरेशन नहीं हो पाया तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां आपको इस डील के बारे में सोचना चाहिए, वहां आपका सोने का मूड है। ये रायता आपने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अर्चना इस वक्त मयूरी की हरकतों की वजह से बहुत कंफ्यूज थी। वो नहीं जानती थी कि मयूरी को उस पर शक हो गया था या नहीं। वो आगे क्या करने वाली थी। वो उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही थी। वो तो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक से मयूरी ने पूछा, क्या टाइम हुआ है?
अर्चना ने कहा 11:30 बज गए हैं। मयूरी ने सोचा कि उन लोगों को इटली से आए अब करीब 1.5 घंटा हो गया है, पर अभी तक उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। अब वो आगे क्या करें? अर्चना ने पूछा। अब हम क्या करने वाले हैं? मिस्टर केविन से मिलने का कोई तरीका है? मयूरी ने कुछ सोचा और कहा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये सुनकर अर्चना एक बार फिर हैरान हो गई। मयूरी कोई तरकीब सोचने की जगह खाना खाने की बात कर रही थी। कहीं सच में उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? अर्चना ने कहा, तुम यहाँ पर काम करने आई हो या वैकेशन मनाने? पहले तुमने सोना था, अब तुम्हें खाना खाना है। आखिर ये चल क्या रहा है? मयूरी ने कहा, खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता है। इस वक्त अच्छा होगा कि तुम खाना खाने के बारे में सोचो, ना कि मेरा दिमाग खाओ। अर्चना को सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी बड़ी मुसीबत में थी और मयूरी को आराम करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। मयूरी ने कहा, चलो रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। अपनी ब्यूटी स्लीप लेने के बाद अब वो टेस्टी खाना खाना चाहती थी। उदराहान ऑफिस में भले ही बैठा था, पर उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसका सारा ध्यान सुबह की बात और मयूरी पर था। रिया ने उसे 2-3 बार आवाज़ दी, पर उसने नहीं सुना। लास्ट में उसने हाथ के कंधे पर टच करते हुए कहा, सर 12:30 बजे आपकी कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 3 में मीटिंग है। ये उसकी फ़ाइल है, आप देखना चाहेंगे? आहान ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और कहा, हाँ दिखाओ मुझे। और वो इटली वाले क्लाइंट्स का क्या अपडेट है? रिया ने कहा, मिस नियति की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि मयूरी सब कुछ अच्छे से संभाल रही होगी। आहान ने कहा, और वर्धन और बाबू भाई की मीटिंग्स का क्या अपडेट है? रिया ने कहा, मीटिंग अच्छी रही और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। ये सुन आहान ने कहा, चलो अच्छा है। जैसे ही मयूरी का इटली वाले क्लाइंट्स का कोई भी अपडेट मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, यस सर। और कॉन्फ्रेंस रूम तैयार है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, परी का ख्याल रखना और स्टाफ से कहकर उसे वक्त पर खाना खिला देना। यस सर। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। मयूरी और अर्चना होटल के इंडियन रेस्टोरेंट में पहुँचे। ये सूरत का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट था, जहाँ का इंडियन खाना बहुत टेस्टी था। अर्चना अपना सिर दीवार पर मारना चाहती थी। उसने मन में सोचा, ये लड़की सच में पागल है। इसे इतने सारे रेस्टोरेंट्स में इंडियन रेस्टोरेंट ही मिला। अगर ये कोई वेस्टर्न रेस्टोरेंट ढूंढ लेती तो शायद हमें मिस्टर केविन से मिलने का मौका मिल जाता। पर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी इसकी जॉब जाने वाली है। मयूरी ने जब देखा कि अर्चना कुछ सोच रही है, तब उसने कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मीनू देखो, खाना ऑर्डर करते हैं। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। अब अगर यहाँ आई ही है तो उसका मज़ा लेना तो बनता है ना। मयूरी जब भी खाने की बात करती थी, उसके चेहरे पर एक बहुत अलग सी चमक होती थी। वो एक बहुत बड़ी फूडी थी और उसे खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। मयूरी बहुत ध्यान से मेनू देख रही थी। उसने कहा, यहाँ पर तो काफ़ी कुछ है। हमें हमारे कलीग्स के लिए भी तो खाना ऑर्डर करना है। इतना बोलने के बाद मयूरी ने वेटर को बुलाया और फटाफट खाने का ऑर्डर दे दिया। उसने कुछ डिशेस पैक करने के लिए भी बोल दिया था। उसके बाद मयूरी ने टाइम देखा, 12 बज गए हैं। फिर उसकी नज़र रेस्टोरेंट के दरवाजे पर जाकर टिक गई। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी के वहाँ पर आने का वेट कर रही थी। दरअसल 12 बज चुके थे और उनके गेस्ट्स बहुत दूर से आए थे। अब तक तो उनका भूख से हाल बेहाल हो रहा होगा और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते थे। मयूरी मिस्टर केविन और उनकी टीम का ही इंतज़ार कर रही थी। मयूरी ने उनके बारे में अच्छे से रिसर्च की थी। वो जानती थी कि उन्हें इंडियन खाना बहुत पसंद था, इसलिए इंडिया आकर वो इंडियन खाना खाने ज़रूर आएंगे। उसे विश्वास था कि वो सब इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएंगे। वो पलकें बिछाए उनका इंतज़ार कर रही थी। मयूरी इसी सोच में थी कि तभी उसने देखा कि दरवाजे से कुछ विदेशी लोग अंदर आ रहे थे। वो 5 लोग थे और मयूरी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से इटली से 5 लोग ही आने वाले थे। उसने ध्यान से देखा तो उसे मिस्टर केविन नजर आए, जो बिल्कुल उस फोटो की तरह थे जो उसने पहले देखी थी। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, वो लोग आ गए हैं। अर्चना समझ नहीं पा रही थी कि किसके आने से वो इतनी खुश है, इसलिए उसने भी दरवाजे की तरफ देखा। 5 इटालियन लोगों को वहां देखकर अर्चना की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मयूरी की किस्मत कितनी अच्छी हो सकती है। उसने पूछा, तुम जानती थी कि वो यहाँ पर आने वाले हैं? मयूरी ने कहा, सवाल तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उनसे करना है, चलो मेरे साथ। अर्चना वहाँ पर मयूरी के साथ ट्रांसलेशन का काम करने आई थी, इसलिए अब उसे वही करना था। मयूरी उन लोगों के पास आई और उसने अर्चना से कहा, मिस अर्चना, आप ट्रांसलेशन के लिए तैयार हैं?
अर्चना के पास मयूरी की बात सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो वहाँ पर जिस काम के लिए आई थी उसे वो तो करना ही था, पर वो जानती थी कि मिस्टर केविन मयूरी की बात नहीं मानेंगे और उसे बात करना रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उधर उन लोगों को बहुत भूख लगी थी और वो खाना खाने के लिए खाली टेबल ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक टेबल पर पड़ी जिसके पास 2 लड़कियां खड़ी थी और उनके टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वो देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा था। मौका देखकर मयूरी आगे आई और उसने उनसे बात करने की कोशिश की। जो मयूरी ने कहा, अर्चना ने उसे इटालियन में ट्रांसलेट कर दिया। उसने कहा, हेलो मिस्टर केविन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? ये बात सुनकर उसका ध्यान उन 2 लड़कियों की तरफ चला गया था। उन्हें देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। उनमें से किसी ने कहा, हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्चना ने मयूरी को बताया कि वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर मयूरी परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल करने के तरीके के बारे में सोचा। जब उसने देखा कि वो लोग वहाँ से जा रहे थे, तब उन्होंने उन्हें रोका और अर्चना को ट्रांसलेशन के लिए कहा। उसने कहा, मिस्टर केविन, मैं जानती हूँ कि हमारे लेट आने की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, पर आप हमारे गेस्ट हैं और हमारे लिए हमारे गेस्ट भगवान के दर्जे पर होते हैं। मैं आपसे कोलैबोरेशन के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। मैं बस आपको हमारे साथ खाना खाने के लिए इनवाइट कर रही हूँ। उन सब ने देखा कि मयूरी लेट आने की वजह से बहुत शर्मिंदा लग रही थी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो कोई भी फैसला ऐसे नहीं ले सकते थे। कुछ सोचने के बाद मिस्टर केविन ने कहा, ठीक है, पर हम साथ में सिर्फ खाना खाएंगे, इसलिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम डील के लिए मान जाएंगे। उनके साथ खाना खाने के लिए मान जाने की वजह से ही मयूरी बहुत खुश हो गई थी। सब लोग उसी टेबल पर बैठे जहाँ पर पहले से ही लेडीज़ खाना लगा हुआ था। मयूरी अर्चना की मदद से उन्हें सारी डिशेज़ के बारे में बता रही थी और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मयूरी खाने के बारे में इतना पैशनेटली बात कर रही थी कि वो सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा, मिस मयूरी, आप सच में बहुत दिलचस्प लड़की हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आपके जैसी लड़की नहीं देखी है। खाने को लेकर आपका जोश सच में बहुत अलग है। ये सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अर्चना का चेहरा गुस्से से। उसे ऐसे लग रहा था जैसे अब उनके बीच में सब ठीक होने वाला है। उसने मयूरी से पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें डील के बारे में बात करनी चाहिए? मयूरी ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि हम डील के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये बस एक फ्रेंडली लंच है और हम उसे वैसा ही चलने देंगे। उसके बाद उसने मिस्टर केविन और उनकी टीम को गुजराती डिशेस ट्राई करवाई। उसने कहा, मिस्टर केविन, ये ढोकला है और ये जलेबी, ये हांडवी। ऐसा करके वो उन्हें सब कुछ डिटेल में बता रही थी। अर्चना बस मयूरी की बातों को सच्चाई से ट्रांसलेट कर रही थी। मिस्टर केविन के साथ भी ट्रांसलेटर था, इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं बोल सकती थी। वो बस किसी तरह मौका ढूंढ रही थी कि वो कब कोई कांड करे। जब उस ट्रांसलेटर का फ़ोन आया और वो वहाँ से चला गया, तब अर्चना को अच्छा मौका मिल गया उनसे ये कहा, मिस्टर केविन, अब तो आपकी और मयूरी की अच्छी दोस्ती हो गई है। मुझे लगता है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है और अब हम डील के बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनकर उन सब के चेहरे के रंग बदल गए और उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। सिचुएशन संभालने के लिए उसने उन्हें मीठा खाने की रिक्वेस्ट की और अर्चना को स्टाफ के साथ बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए खाना देने के लिए भेज दिया। अर्चना भी यही सोचकर वहाँ से चली गई कि मयूरी बिना ट्रांसलेटर के मिस्टर केविन से कोई बात नहीं कर पाएगी और इस बात से खुश होकर नियति उसे प्रमोशन दे देगी। उसके जाने के बाद मयूरी मिस्टर केविन की तरफ वाइन का गिलास लेकर बढ़ने लगी। ये बात कोई नहीं जानता था कि इतनी देर में उसने मिस्टर केविन से क्या कहा था। अर्चना भी काफ़ी टाइम बाद वापस आई और तब तक मिस्टर केविन और उनकी टीम भी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। वो रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ जा ही रहे थे। इस वक्त उनमें से किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अर्चना को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से भी ज़्यादा नाराज़ हैं और ज़रूर मयूरी ने उसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ की है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाह रही थी। इसी बात से मन ही मन खुश होते हुए वो वहाँ पर पहुँचकर ऐसे दिखाने लगी जैसे यहाँ क्या हुआ है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है। उसने मिस्टर केविन की तरफ देखते हुए इटालियन में कहा, मिस्टर केविन, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। उसकी बात सुन मिस्टर केविन ने गुस्से में कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना मैनेज कर लेंगे एंड आई होप अब आप लोग हमें फिर से परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर वो तेज़ी से बाहर चले गए। ये बात अब तक सबको समझ में आ चुकी थी
कि अब ये कोलैबोरेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब देखकर अर्चना तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर उसने बाहर से खुद को परेशान दिखाते हुए मयूरी से कहा, मिस मयूरी, अब हम क्या करें? मिस्टर केविन ने साफ कहा है कि वो अब हमारे साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। मयूरी ने अपने दोनों हाथों को अपने पेट की जेब में डालते हुए केविन को जाते हुए देखा और फिर धीरे से अर्चना से कहने लगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर अगर अब भी इस कोलैबोरेशन के लिए रेडी नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। उसने आगे कहा, बाकी सबको भी जाने के लिए कह दो और मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेली छोड़ दो, मैं बाद में ऑफिस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो होटल के रूम की तरफ चली गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। उसे ऐसे जाता देखकर अर्चना ने अपने मन में सोचा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी इन मैडम को रेस्ट करना है। ये सोचकर वो जाती हुई मयूरी की तरफ गुस्से से देखने लगी और फिर खुद भी वहाँ से निकल गई। अर्चना इस वक्त बहुत खुश थी और उसके पास मयूरी के पीछे जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसके पास करने के लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था। वो सीधे शनाया ज्वेलर्स के ऑफिस आ गई और फिर नियति के पास जाकर उसे सारी अपडेट देने लगी। नियति इस वक्त काफ़ी एम्प्लॉयज़ के साथ ही खड़ी थी। उसने कहा, मयूरी ने तो इस बार हद ही कर दी। इतना सब हो जाने के बाद भी वो वहाँ रुकना चाहती है और यहाँ तक कि उसने होटल में अपने लिए रूम भी बुक कर लिया है। उन्होंने शुरू में भी मुझसे यही कहा था कि वो अभी रेस्ट करना चाहती है। मिस्टर केविन को कन्विंस करने के बारे में वो बाद में सोचेंगी। अर्चना तेज आवाज़ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ के सामने बस बोलती ही जा रही थी। इस वक्त ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉयज़ के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगा था। ये देखकर अर्चना ने मयूरी का मजाक बनाते हुए कहा, पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने मिस्टर केविन को कन्विंस करने का कोई आइडिया ढूंढ लिया है, इसलिए वो अभी रेस्ट करने की बात कर रही हैं। पर मुझे नहीं पता था कि रेस्ट कर लेने के बाद भी वो मिस्टर केविन से मिलने नहीं जाएंगी, बल्कि वो तो खाना खाने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में चली गई। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब तक वो अच्छे से खा लें तब तक वो उन्हें कोई काम नहीं कर पाएंगी। फिर उसने कहा, वो तो मेरा लक अच्छा था जो मिस्टर केविन रेस्टोरेंट में मुझे मिल गए, पर वो मुझसे बहुत गुस्से में थे और बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें हमारे साथ कोलैबोरेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उसकी बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन मयूरी को कोस रहे थे। तभी नियति ने भी गुस्से में कहा, इस वक्त मयूरी कहाँ है? उसकी बात सुन अर्चना ने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहा, जब मिस्टर केविन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने मुझे और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को ऑफिस भेज दिया और खुद होटल के रूम में रेस्ट करने चली गईं। उसने आगे कहा, नियति मैम, सच कहूँ तो सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब टीम मेंबर्स भी जो हमारे साथ इस मीटिंग के लिए गए थे, वो भी ये बता सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी। पर मयूरी ने उसे मजाक में ले लिया और सब खराब कर दिया। उसे तो इस बात के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे ही अर्चना ने अपनी बात खत्म की, किसी ने पीछे से ऊंची आवाज़ में कहा, मिस अर्चना। तभी अर्चना ने मुड़कर देखा तो मयूरी वहाँ ही आ रही थी। इस वक्त उसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल दिखाई दे रही थी। अर्चना को नहीं पता था कि मयूरी अब यहाँ आ जाएगी। फिर उसने जब मयूरी के हाथ में फ़ाइल देखी तो उसने अपनी आंखें पैनी कर ली और ये सोचते हुए स्माइल करने लगी कि जब मिस्टर केविन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था तो वो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेकर आई हैं? क्या वो यहाँ सिर्फ इसी बारे में बताने आई हैं? यही सोचकर वो मयूरी के पास गई और उसे बोली, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई मयूरी, वरना बाकी लोगों को लगता कि मैं आपकी पीठ पीछे आपकी झूठ बोल रही हूँ। चलो, अब जब आप यहाँ आ ही गई हो तो मैं सबको इजीली बता सकती हूँ। अर्चना इस वक्त अपने दोनों हाथों को बांधकर वहाँ खड़ी हो गई थी। उसने कहा, तो मिस मयूरी, आपको सबको एक्सप्लेन करना होगा कि आप मिस्टर केविन को रिसीव करने एयरपोर्ट इतना लेट क्यों पहुँची थी, जिस वजह से वो इतना नाराज़ हो गए। आखिर क्यों आप सारी टीम को होटल लेकर गईं, पर सबको बाहर रहने को कहकर खुद होटल के रूम में रेस्ट करने चली गई। और इतना ही नहीं, आप तो वहाँ जाकर खाना भी खाने लगी। सबके एक्सप्रेशंस नोटिस कर उसने आगे कहा, आपकी इन हरकतों से साफ पता लग रहा है कि आपने प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं आपको बिना वजह ब्लेम नहीं कर रही। ये बात आप भी जानती हैं। मैंने होटल में आपसे मिस्टर केविन को ढूंढने को भी कहा था, पर आपने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। इस प्रोजेक्ट के बंद होने का रीज़न आप हैं मिस मयूरी। आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहने का अब कोई हक नहीं है। आज आपकी वजह से इतनी बड़ी डील हमारे हाथों से चली गई। अर्चना बिना रुके बस मयूरी पर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। वो उसे अपनी तरफ से जवाब तक देने का कोई चांस नहीं दे रही थी। इस वक्त वहाँ खड़े किसी भी एम्प्लॉय ने मयूरी के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा।
क्या आपके पास अब कहने के लिए कुछ बचा है? ये बोल अर्चना अपने मन में यही सोच रही थी कि उसके इतने सारे सवाल पूछे जाने पर उसे ब्लेम करने पर मयूरी घबरा जाएगी और वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने देखा मयूरी के चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी। ये देख अर्चना दंग रह गई। मयूरी इसके पास से होती हुई सीधा नियति के पास आ गई और उससे बोली, नियति मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप ऐसे ट्रांसलेटर के साथ काम करके क्या करेंगी जो प्रोजेक्ट को लेकर ना जाने क्या ही कहानियाँ बनाई जा रही है और पूरी टीम का हौसला गिराने में लगी हुई है। उसकी बात सुन नियति ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए उससे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बोली, मिस्टर आहान रायजादा की लीडरशिप में टीम स्पिरिट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई अफवाहें फैलाता है और टीम के हौसले को कम करने की कोशिश करता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। एम आई राइट? उसकी बात सुन नियति ने तो कुछ नहीं कहा, पर अर्चना ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही। मिस्टर केविन ने जो कुछ भी कहा था वो मैंने खुद अपने कानों से सुना था। मुझे तो लगता है झूठ मैं नहीं बल्कि आप बोल रही हैं, वो भी सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ही सबको इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट बता दो। अगर आपने मिस्टर केविन को कोलैबोरेशन के लिए एग्री कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि मैं आपके बारे में कहानियाँ बना रही थी। तब नियति मैम को भी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही यहाँ से रिज़ाइन कर दूंगी। इससे पहले कि अर्चना अपनी बात खत्म कर पाती मयूरी स्माइल करने लगी। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा गई। उसे मन ही मन ये फीलिंग आने लगी थी कि उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है, पर अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं यह यकीन था कि मिस्टर केविन इस प्रोजेक्ट के लिए एग्री नहीं हुए होंगे। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता उसने देखा सेक्रेटरी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगले ही पल वो जल्दी से नियति के पास आते हुए कहने लगी, नियति मैम, मिस्टर केविन यहाँ हमारे ऑफिस आए हैं। ये सुन अर्चना दंग रह गई। व्हाट? आपने अभी अभी क्या कहा? इस वक्त सिर्फ अर्चना ही नहीं बल्कि आसपास खड़े सभी लोग भी हैरान हो गए थे। तभी सेक्रेटरी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, सिर्फ मिस्टर केविन ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम भी यहाँ आई है। उन्होंने बताया कि मिस मयूरी ने उन्हें यहाँ ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट किया है। सेक्रेटरी की बात सुन पूरे ऑफिस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब एम्प्लॉयज़ हैरान हो अर्चना की तरफ देखने लगे। वहीं अर्चना के लिए बिल्कुल वैसा था जैसा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद किसी ने उसके गाल पर कस कर तमाचा कर दिया हो। वो इस वक्त एकदम चुप हो गई थी। वहीं नियति ने भी खुद को संभालते हुए सेक्रेटरी से कहा, आर यू श्योर? पर आपने तो कहा था कि मिस्टर केविन ने कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, केविन अपने 4 टीम मेंबर्स के साथ लिफ्ट से बाहर आ गए। इस वक्त उनके चेहरे पर स्माइल थी और वो मयूरी की तरफ ही बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने आगे बढ़ते हुए और मयूरी से हाथ मिलाते हुए एक्साइटेड होकर कहा, मिस मयूरी, हम दोबारा मिल रहे हैं। ये देख भीड़ में खड़ी अर्चना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कैसे हो सकता है? वो अपने मन में यही सोच रही थी। जब मयूरी को इटालियन लैंग्वेज बोलनी ही नहीं आती तो वो उसने बिना मेरी मदद के मिस्टर केविन को कैसे कन्विंस कर लिया, जबकि मैंने तो वहाँ रेस्टोरेंट में डील के बारे में बोलकर पहले ही मिस्टर केविन को नाराज़ कर दिया था। ये सोच अर्चना मिस्टर केविन को आगे बढ़कर रिसीव करने ही वाली थी कि तभी मयूरी ने मिस्टर केविन से कहा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपको ऑफिस टूर के लिए इनवाइट कर सकी और मुझे पूरा यकीन है इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह जान लेने के बाद आप इस कोलैबोरेशन के लिए भी एग्री हो जाएंगे। मयूरी इस वक्त मिस्टर केविन से बहुत फास्ट इटालियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। वो अपनी बात कहने के साथ साथ बीच बीच में स्माइल भी करती जा रही थी। इससे सामने वाले इंसान पर उसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा था। ये देख अर्चना के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। उसने अब तक यही सोच रखा था कि मयूरी को इटालियन लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए उसने मयूरी की बात को मिस्टर केविन को गलत ट्रांसलेट करके बताया था और अब वो इतनी फास्ट इटालियन लैंग्वेज बोल रही थी। इसका मतलब मयूरी को पहले से मुझ पर डाउट था और उसने फ़्लाइट की गलत टाइमिंग वाली बात पर भी मुझे इसलिए ब्लेम नहीं किया क्योंकि उस वक्त उसके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। अर्चना ने अभी कुछ देर पहले ही ये कहा था कि मिस्टर केविन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो वो यहाँ से रिज़ाइन कर देगी। इस वक्त उसे अपनी कही बात पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि उसे उस वक्त चुप रहना चाहिए था। अर्चना यही सब बातें सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। घबराहट की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए, पर तभी मयूरी ने उसे संभालते हुए कहा, मिस अर्चना, थोड़ा ध्यान से। अर्चना ने उसकी तरफ देखा तो मयूरी ने आगे कहा, खड़े रहते हुए ही नहीं बल्कि आपको बोलते हुए भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब
तब किसी बड़े क्लाइंट को एयरपोर्ट पर लेने जाना हो, क्योंकि 10 बजे के टाइम को 11 बजे बताना कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, एक ट्रांसलेटर का काम होता है कि वो दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करे, न कि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। अगर आपको ये बेसिक बातें भी नहीं पता तो आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। एक बात और, इंसान जो बोता है वही काटता भी है, इसलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छे काम करो। समझाई छे कि रिपीट करूं? मयूरी ने ये सब इतनी धीमी आवाज़ में कहा था कि ये बातें सिर्फ अर्चना ही सुन सकती थी। कुछ देर बाद हर कोई अर्चना की तरफ देखने लगा। ये देख वो घबराकर कुछ कदम पीछे हो गई। इस वक्त उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उसने कुछ सोचा और फिर अगले ही पल नियति की तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक वही थी जो उसे माफ़ी दिलवा सकती थी। एटलीस्ट उसके होते हुए उसे जॉब से तो नहीं निकाला जाता। उसने नियति की तरफ देखते हुए कहा, नियति मैम। पर नियति ने उसकी बात सुने बिना ही उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं इस बारे में मिस्टर हान से बात करूंगी और इस मामले की जड़ तक जाऊंगी। मैं किसी की भी झूठ तरफदारी नहीं करूंगी और ना ही किसी को बचाऊंगी। अब क्योंकि मिस मयूरी को इटालियन लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उन्हें ट्रांसलेशन के लिए आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक पल रुक कर उसने जैसे अनाउंस किया, मैं आपको सस्पेंड करती हूँ। नियति को मन ही मन इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अर्चना उसके बारे में सबके सामने कुछ गलत ना कह दे, इसलिए उसने उसकी बात काटते हुए अपना फैसला सुना दिया। अपनी बात कह देने के बाद उसने उसे आंखों से इशारा करते हुए वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। जाते वक्त अर्चना ने गुस्से में मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी, तुम्हारे लिए आगे यहाँ काम करना ईजी नहीं होगा। उसकी बात सुनने के बाद भी मयूरी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो अपनी नज़रें उस पर से हटाकर नियति की तरफ देखने लगी। नियति बहुत आराम से अपना काम करवाती थी और साथ ही अपने से नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट भी करती थी, पर आज वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट लग रही थी। उसे मन ही मन इस बात से डर लग रहा था कि अर्चना उसके बारे में वहाँ कुछ कह ना दे। जब अर्चना वहाँ से चली गई तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। इन सब के बाद मिस्टर केविन और उनकी टीम को शनाया ज्वेलर्स के ऑफिशियल टूर पर ले जाया गया था। शनाया ज्वेलर्स में काम करने की कैपेसिटी पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट की दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के सुजेशंस और इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर किए। अगले ही पल मिस्टर केविन शनाया ज्वेलर्स के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तुरंत मान गए और उन्होंने उसी समय कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मयूरी ने कॉन्ट्रैक्ट पर मिस्टर केविन के सिग्नेचर देखे तो अपना हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ाया और इटालियन लैंग्वेज में बोली, हम पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू मिस्टर केविन। हम आगे भी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक और बात आई और उसने कहा, मैं आपको इस पार्टनरशिप के साथ साथ आपने रेस्टोरेंट में मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर मिस्टर केविन। अगर मिस्टर केविन मयूरी के साथ ना देकर अर्चना के सामने गुस्सा करने का नाटक नहीं करते तो मयूरी उसे इतनी इजीली अपने जाल में नहीं फंसा पाती। उसकी बात सुन मिस्टर केविन ने कहा, इट्स ओके मिस मयूरी, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपनी सीट से खड़े हो गए और स्माइल करते हुए मयूरी के साथ हाथ मिलाया। उसके बाद उन्होंने उसे कहा, आपकी हेल्प करना हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल रहा। आई होप मुझे आगे भी आपके साथ टेस्टी और लजीज खाना खाने का चांस मिलेगा। इतना कहकर वो अपना सूट ठीक करते हुए आगे की तरफ जाने लगे, पर तभी वो जाते जाते एक पल के लिए रुके और मयूरी की तरफ मुड़कर बोले, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकता हूँ आपने इटालियन लैंग्वेज कहाँ से सीखी? अगर मैंने आपको बिना देखे आपकी आवाज़ सुनी होती तो मुझे यही लगता कि आप एक इटालियन ही हैं। मिस्टर केविन की बात सुन मयूरी गहरी सोच में पड़ गई। इसका जवाब तो उसके खुद के पास भी नहीं था। दरअसल वो इटालियन लैंग्वेज नहीं जानती थी और ये बात बिल्कुल सच थी। पर जब वो मिस्टर केविन के बारे में पढ़ रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे वो ये लैंग्वेज समझती हैं। ये बात उसके लिए भी बहुत अजीब थी। जब उसे रेस्टोरेंट में अर्चना की बात सुनकर ये लगा कि वह उसकी बात को गलत तरीके से मिस्टर केविन के सामने प्रेजेंट कर रही हैं, तब जाकर उसे ये बात रियलाइज़ हुई कि वो इटालियन अच्छे से जानती थी। मिस्टर केविन की बात सुन उसने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, कुछ सीक्रेट ही रहें तो अच्छा होता है। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मिस्टर केविन ने भी उससे इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा और बस बोले, ओके दैन, हम चलते हैं। होप बहुत जल्दी फिर मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करेंगे। उनकी बात सुन मयूरी ने भी कहा, हमें भी आपसे मिलने का इंतज़ार रहेगा मिस्टर केविन। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। इतना कहकर मयूरी मिस्टर केविन और उनकी
टीम को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर तक छोड़ने गई। चलते चलते वह उन्हें कुछ इंडियन डिशेस के बारे में भी बता रही थी। वो दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अगली बार के लिए खाने की जगह भी फिक्स कर ली थी। मिस्टर केविन शनाया ज्वेलर्स के ऑफिस के बाहर तक आ गए थे। वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी मयूरी ने वहाँ एक ब्लैक चमचमाती कार देखी। वो कार की नंबर प्लेट देखकर ही पहचान गई थी कि वो कार आहान की थी। उसे इस वक्त यही डर लग रहा था कि आहान कहीं उसके सामने ना आ जाए, पर तभी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से परी निकलकर बाहर आई। उसने सुंदर सी 2 चोटियाँ बना रखी थी और बिल्कुल प्रिंसेस वाली फ्रॉक पहन रखी थी। इस ड्रेस में वो और भी ज़्यादा प्यारी और सुंदर लग रही थी। जब परी ने कार से उतरकर वहाँ मयूरी को देखा तो वो चलते हुए उसके पास आकर कहने लगी, प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। केविन ये देख हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? मिस्टर केविन परी की लैंग्वेज तो नहीं समझ पाए थे, पर परी और मयूरी का बॉन्ड देखकर तो काफ़ी हैरान हो रहे थे। फिर वो परी को देखकर स्माइल करने लगे और उसके सिर पर प्यार से थपथपाने लगे। मयूरी का ध्यान पूरी तरह से परी पर था, इसलिए वो उनकी बात को ठीक से नहीं सुन पाई थी। उसने कहा, सॉरी, आपने क्या कहा? केविन ने अपनी बात रिपीट करते हुए इटालियन में कहा, मैंने कहा आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई हैं। वो दिखने में भी आपके जितनी खूबसूरत है और आपकी तरह ही बहुत इंटेलिजेंट भी लग रही हैं। उसकी आंखें भी आपकी आंखों की तरह ही गहरी दिख रही हैं और स्माइल तो बिल्कुल आप पर ही गई है। वहीं परी को मिस्टर केविन की कही कोई बात समझ नहीं आई। उसने अपना भोला सा चेहरा मिस्टर केविन की तरफ किया और उनसे कहा, हेलो दादाजी। मयूरी उन्हें बताना चाहती थी कि परी उसकी बेटी नहीं है, पर तभी परी उसकी गोद में आने के लिए कहने लगी। ये देख मयूरी ने भी उसे अपनी गोद में ले लिया। तभी परी अचानक से चिल्लाई, डैडी, हम यहाँ हैं। आहान को वहाँ देखकर मयूरी जम सी गई। उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, हे कान्हा जी, कहीं इस वाड़े ने मिस्टर केविन की कहीं बात सुन ली हो, ये फिर से मुझे गलत समझ लेगा। हे कान्हा जी, ध्यान रखो जी। उसके जल्दी से आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस नोटिस किए, पर उसका चेहरा शांत था। आहान ने पास आकर मिस्टर केविन की तरफ देखा और धीरे से अपनी भौहें उठा ली। ये देखकर मयूरी को याद आया कि शायद आहान को इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए अगर उसने मिस्टर केविन की बात सुन भी ली होगी तो भी उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। ये देख वो अपने मन ही मन खुश होते हुए कहने लगी, धत, ये मैं कैसे भूल गई। वो अब यही सब सोचकर थोड़ा रिलैक्स ही हुई थी कि अगले ही पल उसने आहान को मिस्टर केविन से इटालियन लैंग्वेज में बात करने सुना और वो दंग रह गई। वो बिना बोले बस उन दोनों की बातें देखती रही। हालांकि आहान थोड़ा समझ कर इटालियन में बात करने की कोशिश कर रहा था, वहीं मयूरी के मन में अब भी यही बातें आ रही थी कि कहीं आहान ने मिस्टर केविन की बात सुन तो नहीं ली थी। तभी मिस्टर केविन ने स्माइल करते हुए आहान से हाथ मिलाया और कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर आहान। आहान गुजरात की बहुत बड़ी पर्सनालिटी था और साथ ही एक बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका था। वो शनाया ज्वेलर्स का CEO भी था। ये बात सबको पता थी कि उसका क्या स्टेटस था। हालांकि उसके मार्शल आर्टिस्ट होने वाली बात सब नहीं जानते थे। आहान खुद भी अपनी ये पहचान छुपाकर ही रखना चाहता था, पर उसका एटीट्यूड ही लोगों के लिए काफ़ी था। पर मिस्टर केविन के चेहरे पर तब हैरानी आई जब उन्होंने आहान को मयूरी के पास जाकर खड़ा होते हुए देखा। अगले ही पल वो अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते हुए उसकी तरफ स्माइल करने लगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर आहान रायजादा, मस्ट से आप सच में बहुत लकी हैं जो आपको वाइफ के रूप में मिस मयूरी जैसी लेडी मिली। ये सच में बहुत टैलेंटेड हैं, इनका ध्यान रखिए। मयूरी पहले से ही बहुत अजीब फील कर रही थी, पर मिस्टर केविन की ये बात सुनकर वह और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने खुद को संभालते हुए आहान की तरफ देखा। वो इसी बात का वेट कर रही थी कि आहान कब मिस्टर केविन की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा, पर आहान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसने सोचा कि शायद उसे इटालियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती थी और वो इसलिए इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा। ये सोच वो खुद मिस्टर केविन को इस बारे में एक्सप्लेन करते हुए बोली, मिस्टर केविन, आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो एक्चुअली मयूरी अपनी बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही आहान ने उसके सिर पर अपने हाथों से हल्की सी थपकी मारी और कहा, यहाँ कितने मच्छर हो गए हैं। और फिर मयूरी को और कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसने आगे बढ़कर मिस्टर केविन को सेफ जर्नी विश कर दिया था। मिस्टर केविन भी उन्हें गुड बाय कहकर आगे बढ़ गए। मिस्टर केविन के वहाँ से चले जाने के बाद आहान परी को मयूरी की गोद से लेने के लिए आगे बढ़ा, पर जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही एक्सप्रेशंस दिख रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसा वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो, मैं मिस्टर केविन को बताना चाहती थी कि जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है।
पर किसी ने उसे ये बात एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। आखिर उसने अपना मुंह खोल आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, क्या आपने सुना था जो मिस्टर केविन ने कहा? आपको उनकी बात समझ नहीं आई या आप जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं? आहान स्टार्टिंग में मिस्टर केविन से कुछ दूरी पर खड़ा था, इसलिए वो पहले वाली बात नहीं सुन पाया था, पर उसने मिस्टर केविन की लास्ट वाली बात अच्छे से सुन ली थी। इसलिए जब उसने मयूरी को उन्हें जल्दबाजी में कुछ एक्सप्लेन करते हुए देखा तो उसने उसे वहीं रोक दिया था। इस वक्त उसके मन में यही सब चल रहा था कि क्या मयूरी मिस्टर केविन की बात सुनकर डर रही थी। उसने बड़ी शांति से मयूरी से कहा, मेरी इटालियन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैं सिर्फ थोड़ी बहुत ही इटालियन समझ पाता हूँ। उसकी बात सुन मयूरी थोड़ी रिलैक्स हुई। उसने एक चैन की सांस ली। आह! मयूरी ने इस वक्त अपना सिर नीचे झुकाया। वो थोड़ा रिलैक्स फील तो कर रही थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन अभी भी बहुत भारी था। पर तभी आहान ने उसके पास आते हुए कहा, वैसे तुम भी अच्छी इटालियन बोल लेती हो। ये सुन मयूरी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मयूरी के पास कमाल के हुनर थे। उसकी मार्केटिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी। वो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बात कर लेती थी। वो बिल्कुल एक पेंडोरा के बक्से जैसी थी। उसने अपने अंदर न जाने कितने ही राज छिपा रखे थे जो धीरे धीरे करके आहान के सामने आ रहे थे। आहान ने फिर से कहा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें इटालियन लैंग्वेज भी आती है। मयूरी अभी भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। जब उसने आहान की बात सुनी तो उसने अपना सिर उठाते हुए उससे कहा, हाँ तो आपने कभी पूछा ही नहीं। उसकी बात सुन आहान उसके भोले से चेहरे को घूर कर देखने लगा। वो अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि ये लड़की बोल तो ऐसे रही है जैसे अगर मैं इससे इन सब के बारे में पूछता तो ये मुझे सच सच बता ही देती। तभी उसने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मयूरी से कहा, वैसे मिस्टर केविन ने मेरे आने से पहले तुम्हें क्या कहा था? उसकी बात सुन मयूरी हैरान रह गई। वो अपने मन में बड़बड़ाने लगी, सू छोकरो छे, ये बात तो अभी ख़त्म हो गई थी ना, तो इस वायडो ने फिर से इस टॉपिक को क्यों स्टार्ट कर दिया? अब मैं इसे क्या जवाब दूँ? मैं इस वायडो को ये तो नहीं कह सकती कि बधाई हो, आपकी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। उसमें वही सब खूबियाँ हैं जो मुझ में हैं, ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। हालांकि मयूरी को इस बात का डर था कि अगर उसने ये सब कह दिया तो हान उसे गलत समझ लेगा कि वो उसकी सौतेली माँ बनने के सपने देख रही है, और इस बात से गुस्सा होकर वो ना जाने उसके साथ क्या ही कर देगा। अब तक मयूरी अपने ही ख्यालों में खोई थी। उसने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए और ज़बरदस्ती अपने मुंह से शब्द निकालते हुए उससे कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस परी की तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि परी बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसकी बात सुन आहान ने कहा, हाँ परी मेरी बेटी है और बिल्कुल मुझ पर गई है। तभी मयूरी ने अपने मन में सोचा, बिल्कुल नहीं, मिस्टर केविन ने परी के बारे में कहा था कि वो मुझ पर गई है, ना कि आप जैसे खड़ूस पर। पता नहीं किस बात का घमंड है आपको। अगर परी आप जैसी दिखती तो बिल्कुल भी खड़ूस और पत्थर दिल होती। मयूरी यही सब सोच रही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुन उसे होश आया और वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, मुझे रिपोर्ट करने वापस मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाना था। मिस्टर रायजादा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से ऑफिस की तरफ चली गई। आहान तब तक उसे वहाँ खड़ा देखता रह गया जब तक वो उसकी आंखों से गायब नहीं हो गई। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि मयूरी उसके इमोशंस को फिर से अफेक्ट कर रही थी। तभी रिया जो आहान के साथ ही वहाँ आई थी, उसने उसे आगे आकर कहा, सर हम चलें? रिया उसे याद दिलाना चाह रही थी कि मयूरी वहाँ से जा चुकी है और वो अभी भी वहीं खड़ा है। उसकी बात सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आया और वो परी को अपनी गोद में उठाकर ऑफिस की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा उसके ऑफिस के बाहर नियति वेट कर रही थी। तभी नियति की नज़र उस पर गई। उसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आहान अपने कैबिन में आ गया और उसने परी को नीचे उतार कर खेलने के लिए छोड़ दिया। नियति भी उसे फॉलो करती हुई अंदर आ गई। उसने आहान से कहा, मिस्टर आहान, मिस्टर केविन अभी अभी यहाँ से वापस चले गए हैं और उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। आहान ने रूखे शब्दों में कहा, ओके। आहान को तो पहले ही इस बारे में सारी अपडेट मिल चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दिए। नियति ने भी उसके एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोली, मिस्टर केविन मेरे काम की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि अगर वो आपसे मिलते तो मेरे बारे में तो भूल ही जाते। नियति को तभी कुछ याद आया। उसने कहा, मैंने इटालियन प्रोजेक्ट इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता था कि आप इटालियन लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से जानते हैं
और सच कहूँ तो ये प्रोजेक्ट भी आपकी वजह से ही। आहान ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, फाइन, मैंने साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, क्या तुम्हें कोई और काम है? उसकी बात सुन नियति ने हेजिटेट करते हुए कहा, एक्चुअली आपको यही लग रहा होगा कि मैं यहाँ अपने काम की तारीफ़ करने आई हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं यहाँ आपसे सॉरी कहने आई थी। उसकी बात सुन आहान ने अपनी भौहें चढ़ा ली और पास ही खड़ी रिया की तरफ देखने लगा। रिया तुरंत उसके पास आ गई और उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो हुआ उस बारे में सब अपडेट दे दी। नियति ने आहान की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर हान, अर्चना दलाल ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी, इसलिए मुझे लगा कि वो बहुत टैलेंटेड है और मैंने उसे मिस मयूरी की हेल्प करने के लिए भेज दिया था। पर फिर भी मेरी लापरवाही की वजह से अर्चना को ये सब करने का मौका मिला। मुझे ही उसके काम पर ध्यान देना चाहिए था, बट अर्चना ने अपनी गलती मान ली है और रिज़ाइन भी कर दिया है। तभी कैबिन के डोर पर नॉक हुआ और मयूरी अंदर आई। उसे देख आहान ने अपने मन में सोचा कि वो दोनों तो अभी अभी ही मिले थे। इतना सोच वो मयूरी की तरफ ही देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी से यहाँ आने का रीज़न पूछ रहा हो। मयूरी ऑफिस में आने के बाद नियति के पास जाकर बोली, नियति मैम, आपने मुझे बुलाया? इस पर नियति के आहान की तरफ देखकर कहा, यस, मैंने ही मिस मयूरी को यहाँ बुलाया है। इतना कहते हुए उसने मयूरी का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लिया। फिर उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर हान, वो तो हमारा लक अच्छा था जो इस कोलैबोरेशन को संभालने के लिए हमारे साथ मयूरी थी। जब से ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई है तब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सी रियली डिजर्व सम रिवार्ड। नियति इस वक्त जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। मयूरी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आते ही सनाया ज्वेलर्स को बैक टू बैक 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे। मयूरी ने सच में काफ़ी अच्छा काम किया था। वो उसके बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इनाम और सज़ा दोनों देना चाहती थी। नियति ने आगे कहा, मयूरी जब डिपार्टमेंट में नई आई थी तब मुझे उसके काम करने के तरीके पर और उसकी एबिलिटी पर डाउट था। हालांकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी। उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है। और तो और मिस्टर हान, वो आपकी तरह फराटेदार इटालियन भी बोलती है। इसकी बात सुन हान खांसने लगा। ओह ओह। उसे खांसते हुए देखकर नियति ने कहा, मिस्टर हान, क्या आप ठीक हैं? हान ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने आपके सभी ओपिनियन नोट कर लिए हैं। इतना कहकर वह गिलास उठाकर पानी पीने लगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने मयूरी की तरफ देखा, पर मयूरी तो अपने ही ख्यालों में गुम थी। नियति के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुन उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसके दिमाग में अभी भी उसकी कहीं रिवार्ड वाली बात ही घूम रही थी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर आहान ये बात समझ गया था कि मयूरी ने उसके इटालियन लैंग्वेज जानने की बात नहीं सुनी। उसने टेबल पर गिलास रखते हुए उससे कहा, वेल, जब इतना अच्छा काम किया है तो रिवार्ड तो मिलेगा। ठीक है, फिर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर तुम्हें 3 मंथ का बोनस मिलेगा। और जहाँ तक अर्चना दलाल की बात है, जैसे ही नियति ने अर्चना का नाम सुना उसने कस कर अपनी मुट्ठी बांध ली। वह मयूरी के बारे में ये सब बातें इसलिए ही कह रही थी क्योंकि वो ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहती थी जिसकी वजह से आहान उस पर भी डाउट करे। यहाँ तक कि उसने इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट भी खुद ना लेकर मयूरी को दे दिया था। ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि आहान को ऐसा लगे कि वो इनाम देने में और सज़ा देने में कोई कमी नहीं रखती थी। आहान से अर्चना का नाम सुन वो मन ही मन घबरा रही थी, पर उसने ये बात बाहर पता नहीं लगने दी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान के डिसीजन को दिल से एक्सेप्ट कर लेगी। कुछ सोचते हुए आहान ने कहा, पहले जिया ने और अब अर्चना दलाल ने गलती की है। चाहे रीजन जो भी हो, पर तुम्हारे नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और एक मैनेजर होने के नाते तुम इन सब से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसकी बात सुन नियति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो परेशान हो अपने होठों को चबाने लगी। आहान ने वार्निंग देते हुए कहा, मैं इस पूरे मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, तब तक तुम्हारे ऊपर भी कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, मगर ये दोबारा हुआ तो। नियति ने जब से सनाया ज्वेलर्स ज्वाइन किया था तब से लेकर आज तक उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसके काम की हमेशा तारीफ हुई थी, पर यह पहली बार था जब उसे आहान से इतना कुछ सुनना पड़ा, वो भी मयूरी के सामने। नियति कुछ देर अपना सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर के बाद उसने हान की तरफ देखते हुए कहा, आपने जो कहा है मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगी। आपको मेरी तरफ से आगे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चली गई। उस कैबिन में अचानक से बहुत सब कुछ शांत हो गया था। मयूरी नियति को इस तरह जाता हुआ देख जैसे वहाँ जम सी गई थी। कुछ देर बाद उसने आहान से कहा, अगर मेरे लिए यहाँ कुछ काम नहीं है
तो मैं भी वापस जाकर अपना काम पूरा कर लेती हूँ। उसकी बात सुन अहान ने कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ काम है, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम यहाँ रुक कर परी का ख्याल रखो और मेरे आने का वेट करो। इतना कहकर वो मयूरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे सहलाने लगा और उससे बोला, मैंने जैसा कहा वैसा ही करना, मेरे आने तक यहाँ से कहीं मत जाना। मयूरी उसका हाथ अपने सिर से हटाना चाहती थी, पर अहान ने अपना हाथ नहीं हटाया। पर जब उसे लगा कि मयूरी को गुस्सा आ रहा है तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अहान ऑफिस से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मयूरी ने अपने बिगड़े हुए बालों को ठीक किया। उसे इस वक्त अहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मुंह को दोनों हाथों से कवर करते हुए बाथरूम में चली गई और वहां जाकर मुंह पर ठंडा पानी डालने लगी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं परी का ध्यान नहीं रखूंगी, पर उस वायडो को मेरा सिर सहलाने की क्या ज़रूरत थी? और क्या मैं कोई बच्ची हूँ जो उसने मुझे अपने उसके पास आने तक का वेट करने का कहा? वायडा खड़ूस। तभी उसने खुद को सामने लगे मिरर में देखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक और फीलिंग थी, वो शर्मा रही थी। अहान का उसे ऐसे छूना उसे एक अजीब सा एहसास करवा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अहान का हैंडसम चेहरा ही आ रहा था, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला, दिल और दिमाग में आ रहे सारे थॉट्स को हटाया और अपने गीले चेहरे को साफ करने लगी। थोड़ा फ्रेशनेस अप होने के बाद उसने फ़ोन में टाइम देखा तो ऑफिस बंद होने में अब बस 1 ही घंटा बचा था। वैसे तो उसने आज पहले ही अपना सारा काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। वो बाहर आकर अहान के आने का वेट करने लगी, पर ऑफिस का टाइम पूरा हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया था।